Yes, sir. I have already taken the attendance. You are not in the class. Okay. 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 Please put off your mic. Okay. Hmm. So, acute and transient psychotic disorder जो होता है, that is abrupt onset. So, जैसे मान लीजिए जब आप हिस्ट्री कहीं पे प्रेजेंट करते हैं तो जब when you will just for example present a history, you will say these symptoms. पेशेंट इज प्रेजेंटेड विद द सिम्टम्स ऑफ दिस जैसे आपने सिम्टम्स बता दिए और उसके बाद आप बताते हैं तुरंत से कि ऑनसेट क्या था, वेदर इट वाज अब्रप्ट ऑनसेट, एक्यूट ऑनसेट, सब एक्यूट ऑनसेट और क्रोनिक ऑनसेट। उससे पता चलता है कि डायग्नोज, जैसे मैंने अभी बताया आपको, अगर सेम सिम्टम्स आपने बता दिए सिजोफ्रेनिक सिम्टम्स और उसके बाद में उन सिम्टम्स में आपने ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन आपने बताया कि ये एक्यूट ऑनसेट, ये सॉरी एब्रप्ट ऑनसेट है तो एटीपीटी हो गया। एक्यूट ऑनसेट या उससे आगे का ऑनसेट बताया आपने तो सिजोफ्रेनिया डायग्नोसिस बनाएंगे। जहां पे 1 महीना होता है या 2 हफ्ते से ज्यादा हो जाते हैं इन सिम्टम्स को तो सिजोफ्रेनिया में चेंज हो जाता है। ठीक है, क्लियर है? तो टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से जो ऑनसेट है, हम विद इन 48 आवर्स हम एब्रप्ट ऑनसेट मानते हैं। फ्रॉम 1 वीक टू 2 वीक्स हम एक्यूट ऑनसेट मानते हैं। फ्रॉम 2 वीक्स टू 6 मंथ्स हम इंसीडियस मान जाते हैं, सॉरी हम सब एक्यूट मानते हैं। फ्रॉम 6 मंथ्स टू 2 इयर्स हम इंसीडियस मान लेते हैं। एंड बियॉन्ड 2 इयर्स इज क्रोनिक। Okay, so all the psychotic illnesses, schizophrenic like illnesses, are usually chronic in nature. क्लियर है कि कंफ्यूज हो गए? यस सर, क्लियर है। यस। वेरी गुड। वाह भाई संदीप, आप तो अभी 1 मिनट पहले आ गए, सब क्लियर हो गया। सॉरी सॉरी सर, वो थोड़ा सा बिजी हो गया था। आई मीन मैं कवर कर लूंगा। कोई इशू नहीं। ओके, अभी है ना 2 घंटे और है ना सर क्लास। यस सर। so moving to next. Okay, then uh, onset of illness, then it is course of illness. Okay, course of illness means ये जो symptoms है ये चलते कैसे हैं, मतलब ये आगे किस नेचर में है, किस नेचर में। जैसे मैंने ये बताया आपको, बाइपोलर डिसऑर्डर का नेचर जो है, सिम्टम्स का नेचर जो है, दे आर एपिसोडिक इन नेचर। बाइपोलर डिसऑर्डर का नेचर क्या होता है? एपिसोडिक इन नेचर। एपिसोडिक। ओके, सिजोफ्रेनिया का नेचर क्या होता है? दे आर कंटिन्यूअस इन नेचर। ओके, डिप्रेशन का नेचर क्या होता है? दे आर अगेन कंटिन्यूअस इन नेचर। ओके, एनी चाइल्डहुड बिहेवियर प्रॉब्लम्स में क्या होता है? दे आर फ्लक्चुएटिंग इन नेचर। समझ आया? यस सर। ठीक है। सो कोर्स ऑफ इलनेस इज इधर इधर एपिसोडिक और इज कंटिन्यूअस। ओके, देन देयर इज progress of illness. Progress of illness is how the symptoms are progressing, whether they are deteriorating or they are improving. जैसे अगर कोई पेशेंट आपके पास आया, ठीक है, मे बी ही विल बी ऑन ट्रीटमेंट ऑलरेडी। यूजुअली होता है ऐसा कि आपके पास जब आता है वो ट्रीटमेंट पे होता है ऑलरेडी, ठीक है, तो आपको वो बता देंगे कि सर सर ये सिम्टम्स थे, इतने महीने से थे, ऐसे हुआ था और अभी ना ठीक हो रहा है, सिम्टम्स बेटर हो रहे हैं। ठीक है, तो आप उसमें क्या लिखेंगे? द प्रोग्रेस ऑफ इलनेस इज इम्प्रूविंग, और साथ में लिखेंगे इफ ही इज ऑन ट्रीटमेंट ऑफ मेडिकेशन, इम्प्रूविंग विद मेडिकेशन। मैं आप लोगों के, मुझे लगता है कि अगर मैंने आप लोगों में से किसी के साथ में अपनी केस हिस्ट्री कोई सैंपल भेजा होगा, है यहाँ पे कोई है जिसके साथ मैंने, एनीवन हु हैज डन इंटर्नशिप विद मी? यस सर। आप लोगों के पास वो केस हिस्ट्री होगा ना लता? हाँ जी। वो एक बार इनके साथ, सबके साथ में शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो मैं ओके चाहता हूँ सर। कि जो ये मैं चीजें बता रहा हूँ ना, जब आप पढ़ेंगे ये, वो केस हिस्ट्री जब पढ़ेंगे आपको समझ आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक ओके है, सर। सो
जो प्रोग्रेस ऑफ इलनेस है, either that will be deteriorating symptoms or it will be there will be improvement in symptoms or they will be fluctuating. ठीक है, there are a lot of times when patient is taking even on treatment or without treatment the symptoms are fluctuating. Okay, तो यूजुअली किस में होता है, अगर आप बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर देखेंगे, जब भी बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर के केसेस आपके पास आएंगे तो वहां पे आपको जो है बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर में यूजुअली जो सिम्टम्स होते हैं वो फ्लक्चुएटिंग होते हैं. ओके, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके. सो अच्छा, एक और चीज है जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, डेट इज precipitating factor. Precipitating factor, what does precipitating factor mean? क्या मतलब होता है precipitating factor? Precipitating factor का मतलब, अच्छा आप लोगों को एक चीज बताऊं मैं आपको सबको, ठीक है, आप लोगों के Yes, sir. प्रैक्टिकल के जो इंटरनल मार्क्स होते हैं ना 50 मार्क्स के होते हैं, ठीक है, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा समझ आना चाहिए वो मिलते कैसे. वो हमेशा इस चीज पे मिलते हैं कि आप लोगों का इंटरेक्शन क्लास में कैसा होता है. अदरवाइज फाइल तो कोई भी टीप के ला सकता है ना, हम भी स्टूडेंट रहे, हमने भी टीपे हैं फाइल से ना, हमने कॉपी किए, हमने इंटरनेट, तब तो खैर इंटरनेट इतना नहीं था, पर हम ऐसे ही करते थे, सीनियर से फाइल ले ली, रात में बैठ के, पूरी रात में बैठ के वो कॉपी कर ली और अगले दिन सबमिट कर ली. फिर हमें समझ आता था यार हमें मार्क्स क्यों नहीं मिलते, इतने अच्छे तो लिखा था हमने. तब हमें बाद में जब हम खुद टीचर बन गए तब हमें समझा अच्छा ये तो इसके बेस पे होता ही नहीं है, मार्क्स तो सिर्फ इसके बेस पे होते हैं कि हम इंटरेक्शन कैसा करते हैं क्लास में. ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. हाँ Yes, sir. ओके. यार इतना भी इंटरेक्शन नहीं करना कि सारे माइक ऑन करके रख दो. So, Precipitating factor क्या होता है? precipitating factors are the triggers or any event due to which any onset of illness occurs. कोई एग्जैक्टली, वेरी गुड. पर्टिकुलर, हाँ अच्छा जी इसको गार्गी, इसको कॉज ऑफ इलनेस क्यों नहीं बोलते, इसको प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर क्यों बोलते हैं? सर, बिकॉज वो ट्रिगर जैसे ही उस इंसान को दिखता है, वो इवेंट उसकी लाइफ में उसके सामने फ्लैश होता है, तभी वो सिम्टम्स ज्यादा एलिवेट हो जाते हैं. अदरवाइज वो नॉर्मल कंडीशन में फंक्शनिंग करता रहता है. नहीं, जैसे मान लीजिए सर एक वो बंदा धीरे है, धीरे मतलब धीरे धीरे बढ़ता है तो इसलिए वो प्रेसिपिटेटिंग होता है. नहीं जैसे एक बंदा है, ठीक है, उसके फादर की डेथ हो गई या उसका ब्रेकअप हो गया और उसको उसके बाद डिप्रेशन हो गया, तो ये तो डायरेक्टली दिख रहा है ना कि इसके कारण डिप्रेशन हो गया है ना. यस सर. तो हम इसको कॉज क्यों नहीं बोलते हैं, हम इसको प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर क्यों बोलते हैं? सर अगर वो रीजन हुआ ही नहीं होता तो फिर ये प्रॉब्लम भी नहीं बढ़ती इस वजह से. तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, तो उसको कॉज मानते हैं ना, कि प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर क्यों बोलते हैं, मतलब ये क्यों बोलते हैं कि इससे प्रेसिपिटेट होता है बस. सर बिकॉज ऑलरेडी उसके अंदर वो सिम्टम्स थे और वो प्रेसिपिटेट हुए, मतलब उभर के आए बिकॉज ऑफ दैट कॉज, बिकॉज ऑफ वेरी दैट. गुड इंदु. सो इंदु इज राइट. तो होता क्या है ना, हम लोगों की जो पर्सनैलिटीज होती हैं, इट हैज सम वल्नरेबिलिटीज टुवर्ड्स सर्टेन डिजीजेस. ठीक है, जैसे से एग्जांपल कोविड की बात करते हैं, ठीक है, देयर आर पीपल हु वर वर्किंग इन कोविड सेटअप्स और उनको कोविड नहीं हुआ. ठीक है, सो उनमें कोविड उन्हीं को हुआ जिनमें वल्नरेबिलिटीज थी. ठीक है, इम्यून सिस्टम की वल्नरेबिलिटीज. और बहुत मतलब शायद ये एग्जांपल ज्यादा मैच नहीं होगा, आप लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे. जैसे से और एक एग्जांपल, कितने लोगों का ब्रेकअप होता है, लेकिन क्या सब लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं? नहीं चले जाते. उनमें से वही लोग चले जाते हैं जिनमें पहले ही वल्नरेबिलिटी होती है डिप्रेशन की. ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर, कि इससे प्रेसिपिटेट हो गया. ये कारण नहीं है, कारण तो कुछ और बायोलॉजिकल कारण हो सकते हैं, कुछ और पर्सनालिटी कारण हो सकता है, बट ये जो चीज है ये इस चीज से ट्रिगर हो गया, जैसे गार्गी ने बताया था ट्रिगर, ये ट्रिगर हुआ और प्रेसिपिटेट हो गया. ठीक है, समझ आया? Excuse me, sir. नाउ हाँ Yes, sir. अफशान. Sir, actually, I wanted to ask that
Like, how will I know ki this person is having this personality of this thing only, depression, like that, or it is not the cause exactly, because there are person. जब आप पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे अक्षर, तो आपको समझ आएगा जो जितने भी जैसे बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, दे आर वेरी प्रोन टू डिप्रेशन. Okay. OCPD personalities, they are very prone to stress related disorders, anxiety disorders. So there are when you will just read That personality depression is personality related only, is it? You're it is saying? not only, it's not only. Okay. I'm saying, for example, there are personal depression is proper neurochemical disorder in which there is if there is a genetic loading in the family, so vulnerability towards depression is more. If a person with OCPD personality is there, he has more susceptibility towards anxiety related disorders or depression. Why? Because they are very sensitive towards nature. They are very sensitive towards environment. So it depends on the as per nature of the personality disorder or any. So it is one of the cause. It is one of the reason which makes you vulnerable towards it. Sir, if a person is saying that just this incidents only after I'm feeling depressed, or what will? So that is true. That is true. But it is not, again, that is what I am saying. So it is just like बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास, बोलते हैं कि सर बिल्कुल इसी वजह से हम हैं, इससे बिल्कुल ठीक नहीं थे. तो मैं बोलता हूँ क्या आप अकेलौते इंसान हैं जिनके साथ ये हुआ है? बोलते नहीं सर, बहुत सारे. मैं बोलता वो सब डिप्रेशन में आ गए. बोलते नहीं आए. तो मैंने बोला इसका मतलब कुछ तो था ना आप में पहले से जिसकी वजह से आप वल्नरेबल हो गए. मतलब हम ये नहीं बोलते कि वो पर्सनैलिटी ही है. मे बी डेट इज सम बायोलॉजिकल कॉज, बट आई एम सेइंग पर्सनैलिटी इज वन ऑफ द रीजन टू दैट. Okay, thank ठीक you, है, यू sir. गॉट माय पॉइंट. Okay, thank you, sir. जैसे जैसे से एग्जांपल, आई विल जस्ट गिव यू वन मोर एग्जांपल. If there are two people, one is with the OCPD, one is with borderline personality disorder, and one is with average personality, yeah, or normal personality. Okay. So तीनों लोग अगर एक सिचुएशन में जाएंगे, एग्जाम्पल ब्रेकअप की सिचुएशन या लॉस ऑफ एनीवन इन द फैमिली, तीनों में से वल्नरेबिलिटी OCPD की बहुत ज्यादा है क्योंकि दे आर ओवर थिंकर्स. ओवर थिंकर्स मतलब दे रिमेन इन दैट सिचुएशन. ठीक है, वो उस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पाते हैं. ठीक है. इन टर्म्स ऑफ बॉर्डरलाइन का क्या होता है, बॉर्डरलाइन को आप सिर्फ सिचुएशन चेंज कर दो, वो सिचुएशन चेंज हो जाएगी. एग्जाम अगर बॉर्डरलाइन इंसान का ब्रेकअप हो जाएगा, ठीक है, उसकी सिचुएशन चेंज करो, मे बी वो अगले ही दिन किसी और के बारे में सेम बातें कर रहा होगा जिस एक दिन पहले जैसे किसी और के बारे में. जैसे मेरे पास एक बॉर्डरलाइन पेशेंट आई, ठीक है, शी वाज डीलिंग विद ब्रेकअप. ठीक है. तो दूसरे सेशन में मैंने उसको बताया, मैंने बोला वी वर टॉकिंग अबाउट इमोशंस. तो मैंने बोला कि आपके इमोशंस जो है बहुत लिबाइल है. तो यू विल I can just tell you, one day will come, you will come to me and you will talk about the same emotion, same intensity, but the name of the guy will be different. Okay. She said, no sir, it will not be possible. कुछ भी हो जाएगा. अब तो मैं कभी रिलेशनशिप में आओगे. मैंने बोला लगाओ शर्त मेरे साथ. ठीक है. It was like I do this kind of things with borderline patient. मैं तुम मेरे साथ शर्त लगाओ, अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम शायद लगाए. तो फाइनली शी वाज सो कॉन्फिडेंट, बोलता है नहीं मैं तो मतलब शी वाज इवन नॉट रेडी टू जस्ट ना बेट ऑन इट, क्योंकि वो इतनी कॉन्फिडेंट थी. फ्यू वीक्स बाद में शी वेंट टू सम हिल स्टेशन ऑन अ सोलो ट्रिप. वो उसके बाद जब मेरे पास सेशन के लिए, तो कैबिन में घुसते घुसते ना शी वाज स्माइलिंग. ठीक है. मैंने बोला व्हाट हैपेंड. बोला अच्छा हुआ सर शर्त नहीं लगाई. Okay. She got my point, and she was dealing so badly with it. She was on medication with depression. So borderlines are like कि उनको आप सिचुएशन से हटा दो ना, they forget everything. Okay. वो उस सिचुएशन में डाल जाते हैं. ठीक है. Okay, sir. Thank you. So Thank you, sir. हाँ. अब now question is precipitating factor आप establish कैसे करेंगे? मतलब कब आप बोल पाएंगे कि दिस इज रियली ए प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर फॉर दिस करंट सिचुएशन. ठीक है. जैसे मान लीजिए किसी का वॉलेट खो गया, और वो आएगा आपके पास में बोलेगा कि मैं इसकी वजह से डिप्रेशन में चला गया. क्या उसको आप प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर मानेंगे? No, sir. नो सर. अच्छा. और एक सवाल आपके पास आपका एक फ्रेंड आया,
ठीक है, वो डिप्रेशन में चला गया, वो सुसाइड थॉट्स के साथ पास आ गया। क्यों भैया? उसने घर में बताया कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जा रहा है डिनर पे, उसको मना कर दिया, तो इसकी वजह से वो, क्या इसको आप प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर मानते? यस सर। हाँ सर। तो आपने कैसे डिसाइड किया कि वो वॉलेट खोना प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर नहीं है और ये है? So the intensity of the decision of the person. भाई तो अगर वॉलेट खोने के बाद में आपके पास कोई आया है कि मैं डिप्रेशन में चला गया उसकी वजह से, हाउ विल यू से कि वो नहीं हो सकता है उसके लिए इंटेंस? Sir, it can be possible, I guess. चलो देखो, मैं आपको पहले एक चीज बताऊंगा, इट इज इंफॉर्मेशन फॉर जनरल पब्लिक। अगर आपको कोई भी कभी आपके पास आएगा और आएगा कि ये बोलेगा कि मेरे साथ ये इवेंट हुआ, इसकी वजह से मैं डिप्रेशन चला गया, वो इवेंट मान लीजिए कितना भी छोटा हो सकता है, मान लो वो बोलेगा मेरे ना 10 रुपए खो गए, तब से मैं बहुत परेशान हूँ, मैं डिप्रेशन में चला गया। ठीक है, यूजुअली एक जो हमारा नेचुरल इंस्टिंक्ट है ना, वो ये बोलेगा अरे 10 रुपए मुझसे ले लो यार, डिप्रेशन में मत रहो, है ना? लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसका मतलब हम उस इंसान के साथ में जो है, पहला चीज जो करते हैं, हम डिवैल्यू करते हैं उसके दुख को। अगर कोई बंदा आपको सच में बोल रहा है और वो सुसाइडल थॉट्स या सिचुएशंस, वैसी सिचुएशन में चला गया है, इसका मतलब वो बात उसके लिए छोटी नहीं है, दैट इज सिग्निफिकेंट फॉर हिम। ये बात समझ आ रही है? तो किसी के लिए कोई छोटी चीज जो हमें लगेगा नहीं इतना वैल्यूबल नहीं है, ये तो इतना सिग्निफिकेंट नहीं है, वही एक ट्रिगर हो सकता, वही एक प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर हो सकता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम कोई भी प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर को कैसे इवॉल्व करते हैं? पहला चीज हम देखते हैं उसका टेम्पोरल रिलेशनशिप। टेम्पोरल रिलेशनशिप क्या होता है? टेम्पोरल रिलेशनशिप में ये देखते हैं कि क्लोजनेस कितना था इसका, इसके इमोशंस कितने जुड़े थे उस चीज से। ठीक है, वो हम जनरल इवोल्यूशन नहीं करते, हम उस इंसान का पर्टिकुलर इवोल्यूशन करते कि उसके लिए वो चीज कितनी इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. सेकंड चीज हम देखते हैं हाँ ऑप्शन। सर मैं ये पूछ रही थी, इट्स मीन कि सर ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि उनके लिए? ऑब्वियसली करता है। जैसे मान लीजिए से एग्जांपल, मेरे लिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए नहीं है। मेरे लिए गाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए नहीं है। मेरे लिए फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए है ना? तो होते हैं ना कुछ लोग, उनका सारे फ्रेंड भी छोड़ के चले जाएंगे, वो मस्त है, वो निकल गया पहाड़ पे घूमने के लिए। यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है, तो इट इज एग्जैक्टली सो अ पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है इवेंट्स उसके लिए कितने इंपॉर्टेंट होंगे और कितना इमोशनली क्लोज होंगे। और दूसरा चीज क्या होता है टेम्पोरल रिलेशनशिप में? दूसरा चीज होता है टाइम ड्यूरेशन। मान लीजिए किसी का आज कुछ इवेंट हो गया, उसके 1 साल के बाद सिम्टम्स आ गए, दैट कुड नॉट बी प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर। ठीक है, प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर में टाइम ड्यूरेशन शुड नॉट बी मोर देन 3 months। इसका मतलब 3 महीने के अंदर अंदर उसमें सिम्टम्स आने चाहिए। आर यू गेटिंग मी? Yes. यस सर। 3 महीने के अंदर अंदर में सिम्टम्स आने चाहिए, तभी हम मान सकते हैं कि ये एक प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर होता है। यार देखो, मैं एक चीज बताऊं आपको, अभी ना आप लोग इंटरव्यू के वाइवा के लिए आओगे ना, तब मैं जब यही सवाल पूछता हूँ, आप लोग ना ऐसा बूबा बूबा करने लगते हो, पता नहीं क्या जवाब देते हो, मुझे भी खुद सोचता हूँ कि मैंने कहीं गलत तो नहीं पढ़ाया था। इतना मतलब मुझे लगता है कि मुझे अपने हिसाब से लगता है मैं बहुत क्लियर बोलता हूँ आप लोगों से चीजें, और बहुत कम बताता हूँ। नो सर, यू आर वेरी एक्सप्रेसिव। आप बहुत क्लियर बताते हैं, बट एजिटेशन की वजह से वहाँ पे आई थिंक भूल जाते हैं हम। चलो, सो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर में एक बार फिर बताऊंगा। प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर कोई भी इवेंट हो सकता है उस पर्सन से रिलेटेड जो उसके लिए सिग्निफिकेंट होगा। ठीक है, पहला चीज सिग्निफिकेंट एज इन वो उसके लिए इमोशनली उतना ज्यादा इंटेंसिव होना चाहिए। दूसरा चीज वो टाइम ड्यूरेशन, सिम्टम्स शुरू होने से
मतलब जो इवेंट हुआ उससे लेके सिम्टम शुरू होने तक का ड्यूरेशन 3 महीने से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। वो 3 महीने के अंदर अंदर सिम्टम शुरू होने चाहिए। ठीक है, जैसे किसी के, जैसे एग्जांपल मेरे पास एक लेडी आई, वो डिप्रेशन में थी, तो वो डिप्रेशन में बता रही थी कि मेरे मेरे ड्राइवर की डेथ होगी, उसके बाद मैं डिप्रेशन में आ गई। ठीक है, मेरे पास और एक लेडी आई, उनके ड्राइवर के घर पे किसी की डेथ होगी, उसकी वजह से वो डिप्रेशन में आई, और जिसको वो जानती भी नहीं थी। ठीक है, तो क्या वो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर हो सकता है? ऐसे जनरली सोचो कि नहीं हो सकता है, जिसको वो जानती नहीं उसके लिए थोड़ी ना आएगा। लेकिन जब मैंने उसको फर्दर एक्सप्लोर किया तो पता चला कि जब वो सब हुआ था, वो इतना शॉकिंग था उस बंदे के लिए जो उनका ड्राइवर था। तो ये लेडी है ओसीपीडी फीचर्स के साथ है, वो उसके बारे में इतना ज्यादा सोचने लगी कि वो धीरे धीरे डिप्रेशन में चले गए। ठीक है, यस सर। ओके सर। ओके। वैसे तो जो ओसीपीडी वाले लोग होते हैं वो तो हर चीज के बारे में ऑब्सेसिव होकर ही सोचते हैं। हाँ एग्जैक्टली, वो बहुत ज्यादा सोचते हैं ना, ओवर थिंकर्स होते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, जैसे देखो डिप्रेशन और ओसीपीडी में कॉमन क्या होता है? ओवर थिंकिंग। डिप्रेशन में भी ओवर थिंकिंग होती है, बट उसमें क्या होता है, उसमें जो इस ओवर थिंकिंग को जो हम टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रुमिनेशन ऑफ थॉट्स। ये जो रुमिनेशन होता है, डिप्रेशन में ये रुमिनेशन डिप्रेसिव रुमिनेशन होते हैं, मतलब नेगेटिव थॉट प्रोसेस होता है, जैसे होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस, वर्थलेसनेस। पर ओसीपीडी में ये जनरल रुमिनेशन होता है, नेगेटिव रुमिनेशन हो जरूरी नहीं है ये। ठीक है, ओके सर। यस सर। यस छवि। सर तो अगर पेशेंट जो भी अपना प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर बता रहा है कि इसकी वजह से उनको डिप्रेशन हुआ है, सो दैट वी शुड कंसिडर एज मतलब ट्रू दैट वही है, या फिर वी नीड टू एक्सप्लोर इट फर्दर? We need to explore जो मैंने बताया। और दूसरा चीज शिवी क्या होता है, इट इज नॉट पेशेंट्स हु टेल्स अस कि ऐसा होता है, ऐसा नहीं है। जैसे मेरे पास ना अभी एक पेशेंट आई 1.5 साल पहले, अभी 3 दिन पहले मेरे पास एक पेशेंट आई। 1.5 साल पहले क्या हुआ, उसके ना दोनों पैरों में एक सेंसेशन शुरू हुआ है ना, जैसे उसको लगा कि चींटियां चल रही हैं। ठीक है, और देन वो बर्निंग सेंसेशन में चेंज हो गया 1.5 साल पहले। और उसके बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, उसको एंजाइटी के अटैक्स आने लगे। और उसने पिछले 1.5 साल में ऑलमोस्ट 50 डॉक्टर्स को दिखाया है। उसने 20 बार एमआरआई करवाया है। 20 मतलब एवरेजली वो 1 महीने में जो है 1 बार एमआरआई करवाती है। ठीक है, देन उसको अभी उसको पिछले 1 महीने और अभी उसको क्या रिसेंटली दिक्कत हुआ, अब वो इम्बैलेंस हो गया, उसको सर में चक्कर आ रहे हैं। तो उसने फिर डॉक्टर्स ने सबने उसको बताया कि तुम्हें तो कुछ ऑर्गेनिक कॉज है नहीं, तुम एक बार जो है साइकेट्रिक कंसल्टेशन के लिए चले जाओ। वो मेरे पास आई, तो मैंने फिर वो ये सिम्टम्स दे रहे थे। फिर मैंने पूछा कि मैंने बोला 1.5 साल पहले ऐसा कुछ हुआ था जो आपकी लाइफ में मतलब आपको अच्छा नहीं लगा, इस तरह से हुआ? बोला नहीं हुआ ऐसा। ठीक है, मैंने हस्बैंड से पूछ लिया अलग से, उसने बोला कुछ नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद में मैंने उनकी बेटी से पूछा, ठीक है, कि मैंने इनडायरेक्टली उसको लेके गया कि 1.5 साल पहले आप क्या करते थे, कैसे थे, क्या क्या हुआ था, कैसे हुआ था, ये हुआ था। ठीक है, फिर उन्होंने बताया कि 1.5 साल पहले की बात है कि घर पे बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी। मतलब ये ऑलमोस्ट मतलब 1.5 साल पहले कुछ महीने की बात है। तो मैंने बोला क्यों लड़ाई हुई थी? बोला कि मम्मा और पापा लड़ने लगे थे इस बात पे कि हमारे घर में एक लेडी थी जो सर्वेंट थी। ठीक है, उस पे लड़ाई हुई थी। ठीक है, यहाँ पे बात उसको इतना ही पता था। उसके बाद मैंने इसको फर्दर जब एक्सप्लोर पेशेंट से नेक्स्ट सेशन में किया तो पता चला कि वो लेडी और जो इनके हस्बैंड है, इनकी वाइफ को लगा कि उनमें कुछ वो है, आपस में इंटीमेटेड हुए हो या कोई भी रिलेशनशिप बनाया उन्होंने। और उस पे इतना ज्यादा लड़ाई हो गई कि इसने फिर क्या किया, वो तो बड़ों पे बात आ गई, बड़ों ने उस चीज को वहीं पे सप्रेस किया, इसने भी सप्रेस किया। लेकिन वो उस चीज के बारे में इतना वो होगी कि वो हाइपर विजिलेंट होगी, वो हर चीज को लेके देखने लगी कि हस्बैंड बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सब करना। वो इतना ज्यादा बढ़ गया, वो सप्रेस करने लगी चीजों को, और वो फिजिकल सिम्टम्स में चेंज हो गया। ठीक है,
एंड इट इज नॉट डिप्रेशन। यहाँ पे देखो मैं बताऊं पहले, ये डिप्रेशन नहीं है। क्या है इसको, क्या बोलते हैं पीपल? एंजाइटी। एंजाइटी। नहीं ना, इसको बोलते हैं सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर्स में आता है, बट पर्टिकुलर इट इज कन्वर्जन डिसऑर्डर। इट इज कन्वर्जन Yes, sir. दैट इज कन्वर्जन डिसऑर्डर। ठीक है, तो ये जो छवि आप बता रहे थे ना, इट इज जस्ट हमें एक्सप्लोर करना पड़ता है प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर खुद ही। अब देखो ना, क्योंकि अगर मैं इस प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर को एक्सप्लोर नहीं करता, अब इसका मेरा ब्रेक थ्रू क्या मिलेगा इस थेरेपी में? मुझे उसी को ब्रेक थ्रू करना, मुझे उसको टैकल करना है, मुझे इवेंट हुआ था। ठीक है, Yes, sir. सो थेरेपी में हमेशा क्या होता है ना कि जब आप पर्टिकुलर थेरेपी करो, देखो मेडिसिन में तो ये है कि भाई आप सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, लेकिन थेरेपी में आपको जो आपके पास सिम्टम्स होते हैं, सिम्टम्स आर यूजुअली ऑलवेज सेकेंडरी, प्राइमरी प्रॉब्लम कुछ और होती है। यस साहिबा? सर तो बेसिकली आपने जो ये टेम्पोरल रिलेशनशिप एंड टाइम ड्यूरेशन बताया है, इसके अकॉर्डिंग हमें इन्वेस्टिगेट करने पड़ते हैं प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स। एग्जैक्टली, यस यस, ऐसे करना पड़ता है। तो जब भी मान लीजिए हमें, जैसे मुझे ये अब इसी पर्टिकुलर केस में बताऊंगा मैं, जैसे मुझे लगा कि ये जो पर्टिकुलर इवेंट है ये देखना पड़ेगा इससे रिलेटेड है कि नहीं, मैंने फिर हस्बैंड को बुलाया, मैंने वाइफ को बुलाया, मैंने ये एस्टेब्लिश किया कि वो उस चीज का इतना असर हुआ था कि इसने बहुत दिन तक खाना नहीं खाया ठीक से। ठीक है, ये रोती रही, फिर चीजें ठीक होने लगी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, विद इन 1.5 महीने इसके आसपास में इसको ये बर्निंग सेंसेशन होना शुरू हो गया। ठीक है, और उसके बाद में धीरे धीरे ये सिम्टम्स बढ़ने लगे। तो देयर इज एक इंटेंसिटी, इमोशनल इंटेंसिटी भी थी वहां पे, और टाइम ड्यूरेशन भी बराबर 3 महीने के अंदर अंदर हुई थी। यस रिया? सर मुझे ये पूछना था कि जनरली सभी को ओवरथिंकिंग का इशू होता है, एवरीबॉडी ओवरथिंक्स, सो हाउ डू वी नो कि वो चीज ओवरथिंकिंग आगे किसी चीज में कन्वर्ट हो सकती है? आई डोंट एग्री विद यू रिया कि हर कोई ओवरथिंक करता है। आई डोंट एग्री विद यू। क्यों एग्री नहीं करता, उसका रीजन है क्योंकि मुझे लगता है कि ओवरथिंकिंग के ना पैरामीटर्स होते हैं। जैसे ओवरथिंकिंग के पैरामीटर्स क्या होते हैं, जैसे अगर मान लीजिए अभी आपके लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट हो गया, हाँ जी अगर उसके बारे में आप ओवरथिंक नहीं करेंगे तो मैं बोलूंगा आप एबनॉर्मल हो। जी। ठीक है, उसके बारे में तो सोचना ही आपको ज्यादा। ओवरथिंकिंग क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल आप सुबह उठे, घर में आपने मेड को कुछ काम करने के बोला, उसने आपका काम अच्छे से नहीं किया। हाँ जी। ठीक है, आप घर से निकल गए, ये दिमाग में रख के, नॉर्मल होता है बहुत बार। ठीक है, लेकिन एबनॉर्मलिटी कहां से शुरू होगी, अब आप ऑफिस पहुंच गए, आप काम नहीं कर पाते क्योंकि आप उसके बारे में अभी भी सोच रहे हो। राइट। ठीक है, ओवरथिंकिंग ये होगी कि आपका पूरा दिन उसकी वजह से डिस्टर्ब हो रहा है। जी। ठीक है, जो उतना सिग्निफिकेंट नहीं है, मतलब मेड ने अच्छे से काम किया नहीं या उसने आपकी बात नहीं सुनी, इट इज नॉट सो सिग्निफिकेंट। इसके लिए आप दूसरी चीजों को ऑल्टर करो। ठीक है, तो और दूसरा चीज, जब आप पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि जो ओवरथिंकिंग की बात मैं कर रहा हूँ वो ओसीपीडी से रिलेटेड है। इट हैज इट्स ओन पैरामीटर्स टू डायग्नोज। Okay sir, okay. So it's like you're having the intrusive thoughts about one thing and you're thinking about entire day. Exactly, it is but there is also a difference to that. What is your name? Vineet. My name is Vineet. Okay, Vineet, that also differs. For example, if you are talking about intrusive thoughts and they disturb you to the level that they may be obsessions. Okay. So if you are, so that is why. So while once you will just read it thoroughly in detail, तब आप लोगों को समझ आएगा ऑब्सेसिव रुमिनेशंस में डिफरेंस है, नॉर्मल रुमिनेशंस में डिफरेंस है, डिप्रेसिव रुमिनेशंस में डिफरेंस है, पैरानॉइड और परसिक्यूटरी रुमिनेशंस में डिफरेंस है। तो इनमें बहुत छोटी छोटी डिफरेंसेस होती है। ये आपको जब डिटेल में अभी आप मैं एक एक करना होगा तो आप और कंफ्यूज होते जाएंगे। ठीक है, सो इट हैज टू बी Yes, so with personality disorders, we've read it in the IGNOU notebooks, but is there any other textbook that you can recommend solely on personality disorders? नहीं, solely on personality disorders वाली तो आप पढ़ो भी मत। ये जो नीरज आहूजा है ना, उसमें भी personality disorders दिए हुए, उनके क्राइटेरिया दिया हुआ, वो पढ़ लो। बहुत मतलब it is enough for you at this stage. Okay sir,
थैंक यू सर। ओके चलो जस्ट मूविंग अहेड, ठीक है। सो हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस में आगे आप क्या डिटेल लेते हैं? ओ सॉरी, एक तो मेजर चीज तो मैं भूल ही गया, मैं तो सर ही भूल गया था केस हिस्ट्री का। इंफॉर्मेट हिस्ट्री के बाद में आएगा चीफ कंप्लेंट्स, ओके, चीफ कंप्लेंट्स और प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स बोलते हैं उनको। चीफ कंप्लेंट्स और प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स क्या होता है? चीफ कंप्लेंट्स में कि कंप्लेंट्स क्या है पेशेंट की, द प्रॉब्लम्स क्या है पेशेंट को, ठीक है। आर यू गेटिंग इट? ओके सर। देखो यस सर। चीफ कंप्लेंट्स भी एक्सप्लोर करना एक टेक्निक है। टेक्निक क्यों है? इसमें पेशेंट जब आपके पास आएगा वो आपको दुनिया भर की कहानियां सुनाएगा, तो उसमें से चीफ कंप्लेंट्स क्या है? सर जैसे पेशेंट की कंप्लेंट्स लिखनी है इसमें पेशेंट की कंप्लेंट्स होती हैं। लेकिन कौन सी वाली लिखनी है? क्वेश्चन इज कौन सी वाली? सर वो मेन कंप्लेंट सर। मैं आए सर। यस सर रिपीटेड कंप्लेंट्स आई गेस। नहीं संदीप। यस सर। सर जिसमें वो मतलब ज्यादा ही उस चीज के बारे में बात करता है जिससे कि वो अफेक्टेड शो नहीं करता कि वो अफेक्ट है, बट ही इज और शी इज अफेक्टेड बाय एनी प्रॉब्लम, एनी सिचुएशन ऑफ द लाइफ। अब मैं ट्राई करता हूँ कहना से अब मैं ट्राई करता हूँ बताने की। हो रही है। हेलो सर, कारण से वो अभी आया हुआ है हॉस्पिटल में हमारे पास। एग्जैक्टली तो उसमें भी देखो किस पर्पज से आया है, उसमें भी थोड़ा डिफर करता है। जैसे सी एग्जांपल, एक इंसान है, जैसे एडिक्शन का पेशेंट ले लेते हैं, क्या वो आपके पास इसलिए आता है क्योंकि वो अल्कोहल बहुत पीता है या कोई नशा बहुत करता है? क्या वो इसलिए आता है? नो सर। इसलिए आता है? वो इसलिए आता है सर जब वो अल्कोहल ज्यादा पीता है या फिर स्मोक ज्यादा करता है, उससे जो उसको कॉज होता है उसकी या फिर जो Exactly. पर्सनालिटी तो बाहर होकर निकल के आती है उसके रिलेटेड आता है वो। एग्जैक्टली तो होता है क्या है, प्रेजेंट कंप्लेंट हमेशा ऐसी होती है। जैसे डिप्रेशन में मान लीजिए एक इंसान है, उसका ब्रेकअप हुआ है, अब वो आपके पास डिप्रेसिव सिम्टम्स के कारण आ रहा है ना कि ब्रेकअप के कारण। जैसे तो डिप्रेशन में चीफ कंप्लेंट यूजुअली क्या होते हैं? सैडनेस ऑफ मूड, ठीक है, कि मन उदास होता है, ठीक है। दूसरा भूख कम लगती है, नींद कम आती है, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, ठीक है, बहुत गिल्ट फीलिंग आती है, ठीक है। तो ये वाले होते हैं चीफ कंप्लेंट्स में। हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है। पहला चीज, चीफ कंप्लेंट में कोई भी टेक्निकल टर्म नहीं आएगा, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी नहीं आएगा, ठीक है। चीफ कंप्लेंट जो रहेंगे 4 to 5 इन नंबर रहेंगे। चीफ कंप्लेंट जो होंगे वो वर्बेटिम ऑफ द पेशेंट रहेगा, जो पेशेंट वर्बेटिम बोलेगा, ठीक है। सर उसमें पेशेंट और इन्फॉर्मेंट का आता है ना? दोनों अलग अलग, देखो इन्फॉर्मेंट का भी अलग से लिखना है मतलब और अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेंट एंड पेशेंट ऑल्सो। यस, अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेंट अलग हो गया और अकॉर्डिंग टू पेशेंट अलग हो गया, ठीक है। ओके। 3 to 4 इन नंबर्स, वर्बेटिम ऑफ द पेशेंट और क्रोनोलॉजी में रहेगा कि पहले क्या था, फिर क्या था, फिर क्या था। इन क्रोनोलॉजी विद टाइम ड्यूरेशन, हर सिम्टम के आगे वो टाइम रहेगा कि कौन क्या कब से हुआ, ठीक है। जैसे से एग्जांपल, एक एडिक्शन का पेशेंट ऐसे भी प्रेजेंट हो सकता है आपके सामने, उसके पेरेंट्स आएंगे, वो बोलेंगे कि ये ना अल्कोहल बहुत पीता है, ठीक है। सो तो आप लिखेंगे कि एक्सेस अल्कोहल इनटेक, फिर उसमें लिखोगे टाइम ड्यूरेशन कब से है, मान लीजिए 5 साल से है वो, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होता है, एग्रेसिव बहुत होता है। उसके बाद लिखोगे आप एग्रेसिव होता है, और वो फिर लिखोगे, पूछोगे कब से एग्रेसिव हो रहा है, बोलेंगे 1 साल से ज्यादा एग्रेसिव हो रहा है, ठीक है, वो लिखेंगे। फिर बोलेंगे ये शक भी बहुत करता है अपने घर वाले पे, ठीक है, तो फिर लिखोगे उसमें सस्पिशियस, और जो भी वो बटन में लिखोगे। देन उसका भी टाइम ड्यूरेशन डालोगे, जो जो सिम्टम्स होंगे उन सब का टाइम ड्यूरेशन साथ में डालोगे, ठीक है। क्लियर है? यस सर। हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस में क्या होगा, इन सारे सिम्टम्स को देखो, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस ना सोल माना जाता है केस हिस्ट्री का। इन सारे सिम्टम्स को आप इलॉबरेट करेंगे, और इसका यूजुअली क्या होता है ना, जो हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस ना, उसकी पहली लाइन ना आप रट लो, पेशेंट वाज एपरेंटली वेल। पेशेंट वाज एपरेंटली वेल, एपरेंटली वेल मतलब दिखने में ठीक ठाक लग रहा था,
जब से सिम्टम्स हो, जैसे 6 साल से 6 महीने से सिम्टम्स आ रहे हैं, तो आप लिखो पेशेंट वाज अपेरेंटली वेल 6 months एगो, ठीक है। और उसके बाद जो ये पैरा में लिखते हैं पूरा, और उसके बाद क्या लिखेंगे कि ये सिम्टम्स शुरू हुए, जैसे उसको पहले अल्कोहल पीना शुरू हो गया, कि स्टार्टेड टेकिंग अल्कोहल ओकेजनली, फिर कैसे बढ़ गया, किस किस तरह से क्वांटिटी बढ़ गया, और क्या क्या सिम्टम्स आ गए, ठीक है। या डिप्रेशन का अगर केस हिस्ट्री वो लिखोगे आप, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस में, उसमें ये लिखेंगे कि जैसे पेशेंट को सैडनेस ऑफ मूड आने लगी, फिर उसने लोगों से बात करना कम कर दिया, पहले वो इतना बात करता था अब इतना कम इंटरेक्ट करता है, पहले वो इतना खाना खाता था अब इतना कम खाता है, पहले वो इतना सोता था इतना वो सोता है। तो आपको इन सारे सिम्टम्स को जो आप हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट में, जो आप चीफ कंप्लेंट्स में ऊपर लिख रहे हो, उन सबको डिटेल में नीचे डिटेल आउट करना है। अगेन आपको ध्यान रखना है, आप उसमें कोई भी जो है आप उसमें जो नीचे जो है मतलब डिटेल लिखेंगे, उसमें कोई भी टेक्निकल टर्म यूज नहीं करना है। जैसे से एग्जांपल मैं बताऊंगा आपको, अगर आपको ये दिखाना है उसमें हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस में कि पेशेंट को हेलुसिनेशंस हो रहे हैं, ठीक है, तो आपको उसमें ये लिखना नहीं कि हेलुसिनेशन हो रहे हैं। आप उसका क्या करेंगे, आप उसमें जो है ये लिखेंगे कि पेशेंट इज हियरिंग वॉइसेस, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यस सर। यस सर, यस सर, यस सर। तो ये जो हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस है, इसको डिटेल में अभी लता जी आपके वो हिस्ट्री शेयर की, उसको पढ़ लीजिएगा, वो आपको समझ आएगा कि क्या मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। क्लियर है सर? कोई डाउट? हाँ, ये जो आपने ऑनसेट ऑफ इलनेस और ये कोर्स ऑफ इलनेस बताया था, ये कौन सी हेडिंग के अंदर आएगा? ये हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस के बाद भी मतलब हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस के हेडिंग के अंदर भी आ सकता है और इसके ऊपर भी आ सकता है। यूजुअली मतलब अलग अलग भी लिखते हैं, जैसे जो केस हिस्ट्री में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा उसमें पहले लिखे हैं ये, तो तब भी लिख सकते हैं और इसके अंदर हेडिंग में भी लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू। ठीक है, ओके सर। ठीक है। ये और उसके बाद में जब आप ये सारे सिम्टम, जब आपने सारे ये चीफ कंप्लेंट्स इलॉबरेट किए, उसके बाद नेक्स्ट पैरा में आप क्या लिखेंगे? देखो, अगर आप लोगों को याद होगा, मैंने मतलब आप लोग याद तो नहीं होगा, लेकिन मैंने आप लोगों को बताया था ये नॉर्मलसी और एबनॉर्मलसी के पैरामीटर्स क्या है। याद है किसी को गलती से भी? याद है क्या सर? रिपीट। मैंने आपको बताया था नॉर्मल और एबनॉर्मल में डिफरेंस जो होता है उसके पैरामीटर्स होते हैं, कैसे हम डिफरेंशिएट करते हैं कोई चीज आपके लिए नॉर्मल है कि एबनॉर्मल। 4 days of abnormality. 4 days of abnormality. 3 months of कोई बता सकता है? छवि? Sir, I don't remember this आपसे सुने हुए, but I think time duration and intensity. ना So many. मैं बताऊं सर, एक्चुअली शायद पर्सनल और सोशल और Exactly, Deepak is right. So whenever there is a difference in personal, social, occupational and interpersonal functioning, ठीक है, अगर इन चीजों में डिफरेंस है किसी चीज से, तो वो एबनॉर्मल हो जाता है, नहीं तो डेट इज नॉर्मल कंप्लीट। तो हम ये सारे सिम्टम्स का अब एस्टेब्लिशमेंट ये करेंगे, जो चीफ कंप्लेंट्स है जो हमने एलॉबरेट किए इसमें हिस्ट्री ऑफ HOPI में, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस में, तो हम इनको आप नीचे दिखाएंगे कि इनकी वजह से, यार ये विनीत ये माइक बंद कर दो प्लीज। सो उसमें हम नीचे अब ये एलॉबरेट करेंगे कि इनकी वजह से, जो ऊपर आपने सिम्टम्स एलॉबरेट किए, इनकी वजह से पेशेंट की पर्सनल, सोशल, ऑक्यूपेशनल, इंटरपर्सनल फंक्शनिंग में क्या चेंज हुआ है। आर यू गेटिंग मी? जैसे हम लिखेंगे कि उसके ऑक्यूपेशन में क्या चेंज आया है, उसके वर्क में क्या चेंज आया है, उसके पढ़ाई में क्या चेंज आया है, उसके बायोलॉजिकल फंक्शनिंग में क्या चेंज आया है, उसके जागने उठने में क्या चेंज आया, उसके एपेटाइट में, उसके सेक्सुअल डिजायर्स में क्या चेंज आया, उसके शादी में क्या चेंज आया, अगर यार रिलेशनशिप में उसमें क्या चेंज आया। ठीक है, ये सारी चीजें हम लिखेंगे। ठीक है दीपिका? यस सर। Sir, actually, can we say this कि activities of daily life is hampering, then it is the abnormality. Like a person is not able to do yes. daily activities with that much of energy and anything.
Can we Yes, see? yes, 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 definitely. Okay. Definitely, this is the one of the parameter. तो रेस्ट ऑफ द पैरामीटर पर्सनल हेल्थ में, फिजिकल हेल्थ में कोई डिफरेंस आ गया, इकोनॉमिकल हेल्थ में आई मीन उसकी ऑक्यूपेशन में डिफरेंस आ गया, उसमें सिग्निफिकेंट इम्पेयरमेंट आ गया, डेट इज नॉट ब्रीथिंग। ठीक है, ये सारा लिख लिया। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटनेस के लास्ट में लिखते हैं हम, नेगेटिव हिस्ट्री। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग ना समझे नेगेटिव हिस्ट्री, क्योंकि ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा। ठीक है, नेगेटिव हिस्ट्री क्या है? जैसे सिम्टम्स जो आपने ऊपर लिखे, ठीक है, और उसके बाद आपने हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस में वो इलॉबरेट किए, ठीक है, उसकी वजह से हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस लिखते लिखते मेरे को ये समझ आएगा कि डायग्नोसिस क्या है। ठीक है, अब कुछ ऐसे सिम्टम्स रहेंगे इस सब में, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस में या चीफ कंप्लेंट्स में, जो सिम्टम्स तो है लेकिन उनसे वो इस डायग्नोसिस में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करते जो आपने डायग्नोसिस बनाना है। ठीक है, और इसलिए क्या करना है आपको, जो दूसरे पॉसिबल डायग्नोसिस हो सकते थे, जो दूसरे पॉसिबल डायग्नोसिस हो सकते थे लेकिन वो नहीं बने क्योंकि बाकी सिम्टम्स नहीं है, उन सिम्टम्स को, उन डिसऑर्डर्स को, उन सिम्टम्स को आपको रूल आउट करना बहुत जरूरी है। और वो जो रूल आउट होते हैं उसी को बोलते हैं नेगेटिव हिस्ट्री। जैसे एक एग्जांपल दूंगा मैं आपको, जितने भी साइकेट्री में डिसऑर्डर्स है, जैसे डिप्रेशन है, जैसे ओसीडी है, जैसे मूड डिसऑर्डर्स है, जैसे सिजोफ्रेनिया है, ये सारे जो डिसऑर्डर्स है ये किसी और, मतलब ये और भी चीजों की वजह से भी हो सकते हैं। जैसे एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि ये हो सकते हैं ब्रेन ऑर्गेनिस्ट, अगर ब्रेन दिमाग में कोई चोट लग गई, ये सारे सिम्टम्स तब भी हो सकते हैं। ठीक है, ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं अगर आपने कोई इंटॉक्सिकेशन किया है, जैसे अगर आपने साइकोएक्टिव सब्सटेंस यूज किया जिसको हम नशा बोलते हैं। ठीक है, तो हम ये चीजें नेगेटिव हिस्ट्री में रूल आउट करेंगे, मतलब हम ये दिखाएंगे कि भाई हमें पता है कि ये पॉसिबिलिटी है लेकिन हमने ये पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर किया, इसलिए हम रूल आउट कर रहे हैं। जैसे नेगेटिव हिस्ट्री कैसे लिखते हैं हम, नो हिस्ट्री सजेस्ट ऑफ ऑर्गेनिसिटी और एनी यूज ऑफ एनी साइकोएक्टिव सब्सटेंस। मतलब हमने ये बताया उस नेगेटिव हिस्ट्री में कि जो हम डायग्नोसिस बना रहे हैं, ये इस कारण भी हो सकता था, ये इस कारण भी हो सकता था कि अगर किसी को ब्रेन आर्गन, लेकिन हमने वो एक्सप्लोर किया, वो नहीं है। समझ गए आप? Yes, sir. So differential diagnosis is different. डिफरेंशियल डायग्नोसिस कंप्लीटली डिफरेंट। देखो डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या है? डिफरेंशियल डायग्नोसिस इज जो आपने सिम्टम्स सारे इंक्लूड किए डिप्रेशन में, सॉरी डायग्नोसिस में, जो भी वो अगर उनमें और कुछ सिम्टम्स होते वो शायद अलग डायग्नोसिस बनाते। जैसे मान लीजिए मैं बताऊंगा आपको, जैसे ऑटिज्म है। ठीक है, ऑटिज्म में यूजुअली डायग्नोसिस बनाते थे जब पहले डिफरेंशियल डायग्नोसिस चाइल्डहुड साइकोसिस। ठीक है, क्योंकि वो जब चाइल्डहुड साइकोसिस अगर आप पढ़ेंगे, जो पहले चाइल्डहुड साइकोसिस के पैरामीटर वो ऑलमोस्ट सेम थे, बस एज डिफरेंस होता था। तो इसलिए उसमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या बनाते थे, चाइल्डहुड साइको, कि अगर इसके सिम्टम्स और थोड़े से उधर उधर हो जाते तो मतलब पॉसिबली ये फिर चाइल्डहुड साइकोसिस हो जाता। ठीक है, तो ये जो है ये हम रूल आउट कर रहे हैं कि भाई नहीं, हमने तो एक्सप्लोर कर लिया नहीं, और ये इस कारण हो सकता था ऑर्गेनिस्ट के कारण, लेकिन हमने वो एक्सप्लोर कर दिया, वो नहीं है। ठीक है, दूसरा चीज नेगेटिव हिस्ट्री में और एक चीज है, जैसे आपने क्या किया, आपने डिप्रेशन का डायग्नोसिस बना दिया, आपने सारे सिम्टम्स देख लिया, उसके बाद में आपको एक चीफ कंप्लेंट में मिला कि रिपीटेड हैंड वॉश। ठीक है, अब जब रिपीटेड हैंड वॉश आपको आया तो इससे क्या याद आया आप लोगों को? ओसीडी। ठीक है, तो लेकिन ओसीडी होने के लिए जरूरी है कि इसको रिपीटेड थॉट्स हो, मतलब ऑब्सेशंस हो। ठीक है, लेकिन अगर एज ए एग्जामिनर मैं पढ़ूंगा, एज ए कंसल्टेंट मैं ऊपर पढ़ूंगा आपकी हिस्ट्री और उसमें मैं देखूंगा भाई इसमें तो लिखा है रिपीटेड हैंड वॉश, तो ये तो ओसीडी का पेशेंट लगता है। लेकिन जब मैं फिर नेगेटिव हिस्ट्री पढ़ूंगा, उसमें मैं पढ़ूंगा कि आप लोगों ने पहले एक्सप्लोर किया है और आप लोगों ने लिखा है नो हिस्ट्री सजेस्ट ऑफ एनी इंट्रूसिव थॉट्स। यार इंट्रूसिव थॉट्स क्या होते हैं? ऑब्सेशंस। ठीक है, इंट्रूसिव थॉट्स, तो आपने एक्सप्लोर वो कर दिया, रूल आउट कर दिया कि भाई
ऑब्सेशन तो नहीं था। ठीक है, समझ गया? तो उससे रूल आउट हो गया कि ये ओसीडी नहीं है। So then what could be the reason of repeated hand washing? Just सॉरी, action, like what could be the reason of repeated hand washing? Like we are not diagnosing OCD, no? So तो नॉर्मल भी तो हो सकता है, रिपीटेड हैंड वॉश नॉर्मल नहीं हो सकता है? यस सर, नॉर्मल भी तो हो सकता है। हाइजीनिक कोई बंदा है उसको हाइजीनिक रहना अच्छा है तो वो थोड़ी मतलब कुछ कुछ देर पे, और दूसरा चीज ये है ना कि इट इज नॉट हैम्परिंग हिज रूटीन। ठीक है, वेला बैठा है, हैंड वॉश करते जा रहा है, उसमें क्या दिक्कत है, करने दो। तो काउंट हो सकता है, हैबिट बन गई हो रिपीटेड हैंड वॉश। Could be the presence of sensory issues also. Maybe the sensory stimulation might be seeking or maybe avoiding certain बट textures. इंदु देखो क्या होता है कि जब अगर आप रिपीटेड हैंड वॉश को सिग्निफिकेंट देखेंगे, ठीक है, 2-3 रीजन से हो सकता है। अगर रिपीटेड हैंड वॉश, जो प्राइमरी रीजन होता है वो होगा ही इज फॉलोइंग हिज ऑब्सेशन। ठीक है, ठीक है, ओके सर। तो अगर वो फॉलो कर रहा है, जब ऑब्सेशन है ही नहीं और उसके बाद वो कंपल्सन कर रहा है, मीन टू वो हैंड वॉश कर रहा है, बट दैट इज नॉट कॉजिंग एनी सिग्निफिकेंट disturbance to his routine or to his life, so what is the harm? No harm, so it will fall into the normalcy parameters of normalcy. Exactly. तो हम वो देख रहे हैं, उसके बाद हम रूल आउट करेंगे कि ये उसको इतना सिग्निफिकेंट इफेक्ट करता है कि नहीं, तो दैट इज व्हाई वी दिस नेगेटिव हिस्ट्री कम्स इनटू एक्ट। ठीक है, चलो क्विकली बाकी चीजें। हाँ सर, एक स्टूडेंट था, वो ना मतलब अपने जैसे स्कूल में जाते थे तो वो घर आके ना अपनी कॉपी को पानी से साफ करते थे। ओसीडी है वो। तो सर वो ओसीडी में आएगा या नॉर्मल में ही? वो लड़की है कि लड़का है? हाँ सर, बॉय है वो, 14 years old बॉय। कौन से स्कूल में है? सर यहाँ द्वारका में है, एनके बगरोदिया। अच्छा चलो, बाद में आप मुझे उसके पर्सनल डिटेल्स बताना, मे बी वो मेरा ही पेशेंट है। ठीक है, तो ये ओसीडी है। ठीक है, तो इट इज एग्जैक्टली ओसीडी, जिसमें वो बच्चा घर आता है, उसको क्या होता है, उसको पर्टिकुलर कुछ लोगों से दिक्कत है, उसको छुएंगे तो उसके किताबों को छुएंगे तो वो आके घर में क्या आके सब कुछ धुल देता है, बैग, किताबें, कॉपी, सब। उसके एक पर्टिकुलर घर में एक इंसान है, जब वो उसके रूम में आता है, उसके रूम के आसपास आता है, तो वो सब कुछ साफ करवाती है, उसका रूम के हैंडल्स, रूम के गेट्स, सब कुछ साफ करवाता है। ठीक है, सो दिस इज ओसीडी। तो उससे तो सिग्निफिकेंट इम्पेयरमेंट है ना, तो कहाँ वो ट्यूशन नहीं जा पाता है, वो स्कूल जाने से मना करता है, डिस्ट्रेस, इवन ऑन मेडिकेशन वो इतना मना करता है ना, तो वो तो सिग्निफिकेंट इम्पेयरमेंट है उसको। ठीक है, ओके सर। चलो मूविंग एट, तो हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो गया, देन वी विल मूव टू ट्रीटमेंट हिस्ट्री। तो हम ट्रीटमेंट हिस्ट्री में एक्सप्लोर करेंगे अभी तक इस पेशेंट ने क्या ट्रीटमेंट लिया है और उसका इफेक्ट क्या आया है। ठीक है, ट्रीटमेंट हिस्ट्री इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमें देखना है कि इस पर कौन सा ट्रीटमेंट असर किया है अभी तक और कौन सा नहीं किया है, और अगर नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है। ठीक है, ट्रीटमेंट हिस्ट्री में हम हर कोई ट्रीटमेंट इंक्लूड करेंगे, इवन के अगर किसी पेशेंट ने झाड़ फूक करवाया वो भी। ठीक है, क्लियर है? यस सर, उसमें सब कुछ है, फैमिली हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री। कौन बोल रहा है? चलो मैंने मिस कर दिया, आपने क्या बोला फिर बता देना आप दोबारा से। ठीक है, तो फिर पास्ट हिस्ट्री में जाएंगे। पास्ट हिस्ट्री में वी विल इंक्लूड एनी टाइप ऑफ साइकेट्रिक सिम्टोमेटोलॉजी इन पास्ट। कोई भी साइकेट्रिक सिम्टोमेटोलॉजी पास्ट में कभी हुई है उसको इंक्लूड करेंगे, और उसके बाद में और एक चीज इंक्लूड करेंगे, क्रोनिक फिजिकल इलनेस। अगर कोई भी क्रोनिक फिजिकल इलनेस रही है पास्ट में, अभी रही है, तो उसको इंक्लूड करेंगे। ठीक है, समझ आया? क्लियर है? यस तो जो साइकेट्रिक इलनेसेस हम लेंगे पास्ट की, तो उसमें ये भी लिखेंगे कि वो डायग्नोस हुई थी कि नहीं और ट्रीटमेंट हुआ था कि नहीं, और अगर ट्रीटमेंट हुआ था तो उसका इम्पैक्ट क्या आएगा। ठीक है, देन मूविंग अहेड, फैमिली हिस्ट्री। ठीक है, फैमिली हिस्ट्री में हम क्या लेंगे, एक ना फैमिली डायग्राम बनाते हैं, हम फैमिली ट्री बनाते हैं। ठीक है, फैमिली ट्री हमेशा हम 3 जनरेशन का बनाते हैं, जैसे दादा दादी पेशेंट का। ठीक है, दादा दादी, नाना नानी, एक फादर के साइड की फैमिली, मदर के साइड की फैमिली, उसके बाद ये जो करंट जनरेशन है उसको ले लेते हैं। इससे 2-3 चीजें हमें समझ आती है। 3 जनरेशन इसलिए लेते हैं क्योंकि जो जेनेटिक लोडिंग होती है जीन्स में, जो
मतलब वल्नरेबिलिटी होती है वो 3 जनरेशन तक रहती है, ठीक है। उस 3 जनरेशन के बाद जेनेटिक चेंज होता है। देन हम और इसमें फैमिली डायनेमिक समझ आता है। तो फैमिली ट्री कैसे बनाते हैं वो आप जो नीरज आहूजा है उसका सेकंड चैप्टर पे देखोगे, उसमें कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होगा, कोई भी डाउट होगा, आप पूछेंगे। अच्छा, एक चीज मैं समझूंगा, आज जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये नेक्स्ट सेशन में जब नेक्स्ट वीक हमारी क्लास होगी, हम पहले इसको आपसे मैं इनकी क्वेरीज ले लूंगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सब लोग इसको अच्छे से पढ़ लें और मैं फिर आपकी क्वेरीज का आंसर करूंगा, ठीक है। यस सर। क्लियर है? तो फैमिली डायग्राम आप उसमें देख लेना, क्योंकि मैं अभी ऐसे तो दिखा नहीं पाऊंगा आपको कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो फैमिली सेटअप में हम, फैमिली हिस्ट्री में हम उसमें जो डायग्राम बनाते हैं उसमें नीचे लिखते हैं कि फैमिली में कोई साइकेट्रिक प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। फैमिली में कोई क्रॉनिक फिजिकल इलनेस तो नहीं, इमोशनल अटैचमेंट क्या है फैमिली में, ठीक है, वो सब हम आइडेंटिफाई करते हैं। और उसके बाद में हम लेते हैं पर्सनल हिस्ट्री, ठीक है। सो पर्सनल हिस्ट्री में पहले हम जो लेते हैं चाइल्डहुड हिस्ट्री लेते हैं, जो इसका जन्म हुआ था, ये जो बच्चा हुआ था ये फुल टाइम टर्म था कि नहीं था, इसका जो जन्म हुआ सीजरियन हुआ कि नॉर्मल हुआ, बर्थ का प्रेजेंट था कि नहीं था, डेवलपमेंटल माइलस्टोन एज अप्रोप्रिएट थे कि नहीं थे, ठीक है। अच्छा, वैसे बर्थ का मैंने वैसे बोला है आप लोगों से बहुत बार, बर्थ का क्यों इम्पोर्टेंट हो, ठीक है, लेट्स मूव अहेड, इस पे बात नहीं करते हैं। सिजेरियन और नॉर्मल के उसमें क्या ही डिफरेंस आएगा? किसमें? सिजेरियन बर्थ हो या फिर नॉर्मल बर्थ हो, तो उसमें क्या? उसमें कॉम्प्लिकेशंस की वल्नरेबिलिटीज होती है ना। अच्छा अच्छा, है ना, उसमें कॉम्प्लिकेशंस की वल्नरेबिलिटीज होती है। तो उसके बाद में डेवलपमेंटल माइलस्टोन देख लिया, फिर चाइल्डहुड हिस्ट्री देख ली कि कोई चाइल्डहुड डिसऑर्डर तो नहीं था चाइल्डहुड में, है ना, वो हमने रूल आउट कर दिया। उसके बाद में पढ़ाई में कैसा था, मतलब एजुकेशनल हिस्ट्री आई थी फिर, ठीक है। एजुकेशनल हिस्ट्री में पढ़ाई में कैसा था, कितना टॉप एजुकेशन कितना है उसका, सिबलिंग के अपने पढ़ाई में जो मेट्स थे उसके क्लास में उनके साथ कैसा था, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में कैसे पार्टिसिपेट कर रहा था, स्पोर्ट्स में कैसा था, ठीक है। और कोई भी चाइल्डहुड डिसऑर्डर हम जो है एक्सप्लोर करेंगे, रूल आउट करेंगे, ठीक है। देन मूविंग टू ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री की, किस एज में जॉब शुरू किया, कितनी जॉब चेंज किए, जॉब सेटिस्फेक्शन कैसा, ये सब एक्सप्लोर करेंगे। देन मैरिटल इससे भी फर्क पड़ता है क्या? मतलब इससे भी जानकारी मिलती है? पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। उसके बाद में एक इससे जॉब ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री से पहले हम क्या करेंगे, एडोलसेंट सेक्सुअल हिस्ट्री। उसमें क्या देखेंगे हम, एडोलसेंट सेक्सुअल एक्टिविटीज का कैसा था, कोई होमोसेक्सुअल एक्सपीरियंस है कि नहीं। एडोलसेंस में होमोसेक्सुअल एक्सपीरियंस होना नॉर्मल है, मैंने बताया है पहले, शायद अगला आपको याद होगा, बताया है ना। यस सर, बताया। यस सर। तो नॉर्मल है, तो हम इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री बताया मैंने, फिर हम मैरिटल हिस्ट्री। मैरिटल हिस्ट्री में शादी किस एज में हुई, स्पाउस की एज कितनी थी। उसके बाद में जो है हम अरेंज मैरिज थी, लव मैरिज थी, अगर लव मैरिज थी तो पेरेंटल कंसेंट था कि नहीं था। देन मैरिटल एडजस्टमेंट कैसा और सेक्सुअल एडजस्टमेंट कैसा है वो एक्सप्लोर करना है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। फिर और एक चीज, हम एटीट्यूड ऑफ फैमिली के रिलेशनशिप्स कैसे हैं, फैमिली का एटीट्यूड कैसा है इसकी प्रॉब्लम के लिए, ठीक है, वो इसकी प्रॉब्लम के लिए एटीट्यूड, क्या एटीट्यूड दिखाते हैं। और लास्ट में हैबिट्स, इसको पेशेंट को के हैबिट्स क्या है, ठीक है। और प्रीमॉर्बिड पर्सनालिटी मतलब क्या होता है, मॉर्बिड मतलब बीमारी, सिम्टम्स, ठीक है। बीमारी से पहले इसकी पर्सनालिटी कैसी थी वो एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है, क्योंकि भाई अगर आपको मैं तोड़ फोड़ के कोई चीज दे दूंगा जो आपने देखी नहीं थी पहले कभी, वो बोलूंगा इसको पहले जैसे करोगे, तो आप मुझे बोलोगे ना फोटो दिखाओ पहले जैसा था, ये बोलोगे ना कि आप फोटो दिखा दो पहले कैसा था। तो सेम वे में अगर आपको ये नहीं पता कि इसकी पर्सनैलिटी पहले कैसी थी, तो आपको फिर कैसे पता चलेगा ये प्रोग्रेस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये नॉर्मल हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो जो हिस्ट्री ऑफ जो प्रीमॉर्बिड पर्सनालिटी में आपको क्या क्या पता करना है, प्रीमॉर्बिड मूड, लेजर टाइम कैसे यूज कर रहा था, सोशल इंटरेक्शन कैसे थे, इसके स्लीपिंग पैटर्न्स कैसे थे, इसका सोशल डिस्पोजिशन कैसा था, इसका ओवरऑल पर्सनालिटी का इंप्रेशन क्या था। समझ आया?
सर जिस पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाला कोई पेशेंट है उसमें वो आपके पास कोई प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स लेकर आए हैं, लेकिन उनका प्री मॉर्बिड पर्सनालिटी में भी तो पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले सिम्टम्स होंगे। बिल्कुल होंगे, उनकी तो प्रीमॉर्बिड पर्सनालिटी भी सेम ही होते हैं ना ऑलमोस्ट। हाँ एग्जैक्टली। तो तब अनमैनेजेबिलिटी नहीं होती, उतनी तब मैनेजेबल होता है, पर होती तो प्रॉब्लम वैसे। अच्छा ठीक, क्लियर है? जी सर। यस सर। ओके, कोई सवाल? तो यस सवाल सर। तो दो सूरतों पे नहीं होता, या तो कुछ समझ ही नहीं नहीं आया सर, सर या तो सब समझ है आया। सर। हाँ सर एक सिली क्वेश्चन था, मतलब ये जो सर ये मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है, इसका कैसे पता पड़ता है? मतलब ये भी इससे रिलेटेड है क्या कुछ? वो मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर का कोई टर्म तो है नहीं, ठीक है। जैसे क्लस्टर ए, क्लस्टर बी, क्लस्टर सी पर्सनालिटी डिसऑर्डर से हम सब कोई जो है डायग्नोस करते हैं बिहेवियर ऑब्जर्वेशन से और हिस्ट्री से, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया। तो उसके लिए डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है। अगर आप आईसीडी या डीएसएम देखेंगे उस पे बहुत क्लियरली उनके डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया लिखे हुए हैं। सर आई थिंक ही मींस डिसोसिएटिव डिसऑर्डर। वो डिसोसिएटेड वो अलग है, वो अलग है। दैट इज डिसऑर्डर, दैट इज नॉट पर्सनालिटी डिसऑर्डर। All right, sir. Anyone else with a question? हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ सर अटेंशन सीकिंग जो है, तो क्या वो साइकेट्रिक इशू है या नहीं है? बिल्कुल है। लेकिन जो अटेंशन सीकिंग हम साइकेट्री में समझते हो, जो जैसे लोकली समझते हैं, मतलब लेमन लैंग्वेज, वो थोड़ा डिफरेंट है। जैसे मैंने अभी आप लोगों को केस एक बताया था जिसमें मैंने बताया था उसको कन्वर्जन डिसऑर्डर है। कन्वर्जन डिसऑर्डर इज मेनली मेंटेन्ड बाय सेकेंडरी गेन। सेकेंडरी गेन यही होता है कि उसको अटेंशन मिलता है फैमिली की तरफ से, बट वो इतना कॉन्शियसली नहीं होता है जितने बच्चे करते हैं ना। जैसे हमने एक्चुअली क्या किया ना, साइकेट्री को हमने इतना सस्ता कर लिया है, साइकोलॉजी को किसी भी ठोप देते हैं, ठीक है। मेरे पास साल में कम से कम 10 से 15 लोग ऐसे आते हैं सेल्फ डायग्नोस एडीएचडी, ठीक है, कि भाई हमें एडीएचडी, ठीक है। तो सेम मेरे पास एक केस आया, बोला ऑटिज्म है मुझे, 25 साल का बच्चा है, मतलब लड़का है। बोला सर मुझे ऑटिज्म है। मैंने बोला भाई नहीं है तुम्हें ऑटिज्म, ठीक है। तो बोलता है कि नहीं सर मुझे तो है, मुझे तो मेरी फ्रेंड ने बताया। तो मैंने बोला कि बोलते हैं मुझे तो मेरी फ्रेंड ने बताया। मैंने बोला तुम्हारी फ्रेंड ने बताया तो फिर उस पर मान लो मेरे पास क्यों आए? बोलता है तो मैंने उसके साथ में बातचीत करके बोला, मैंने बोला अगर इस सेंटर में इस समय पे जितने भी डॉक्टर्स बैठे हैं, जितने भी हम साइकोलॉजिस्ट बैठे हैं, अगर मुझे डायग्नोस करना होगा ऑटिज्म, मैं सबसे लास्ट में आपको करूंगा, खुद को भी पहले करूंगा। तो बोलता क्यों? मैंने बोला तुम जितना वोकल हो अपनी बातों को लेके, तुम यहाँ तक आए और मेरे को इतना अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हो, कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो मुझे कि ऑटिज्म है, तो मैं ऑटिज्म हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब मैंने उसको बोला, सॉरी सर। तो मैंने उसको बोला, मैंने बोला अब तुम मुझे बोलो ठीक है, मैं तुम पे टेस्टिंग करूंगा, मैं तुमसे 10,000 रुपये चार्ज करूंगा, फिर उसमें यही बोलूंगा आपको, मैं जो भी बोलूंगा उसमें भी यही आएगा, ठीक है। वो बाहर निकल के पता क्या बोला? बोला डॉक्टर को कुछ पता ही नहीं है। वही बंदा मेरे एक फ्रेंड के पास गया जो जिनका अपना क्लिनिक है, ठीक है। उन्होंने 15,000 उनसे चार्ज किया, पूरी असेसमेंट किए, और असेसमेंट के बोला उसमें लिखा नो सिग्निफिकेंट सिम्टम ऑफ ऑटिज्म है, वो खुश हो गया, एकदम खुश। समझ रहे हो तो सर ये तो वही हो गया ना, उसके बाद में हाँ मिलाया तो ठीक है, अदरवाइज तो फिर वो एस्पर्जर सिंड्रोम में भी कुछ ऐसे ही होते हैं। किसमें? एस्पर्जर सिंड्रोम। हाँ नहीं, देखो सिम्टम, देखो मैं बता रहा हूँ ना आपको कि हमें ना ये प्रॉब्लम तो यही है ना कि हम साइकेट्री को इतना सस्ता और हम साइकोलॉजी को इतना सस्ता मानते हैं ना, कहीं भी वो उठा भी, कहीं पे भी किसी के भी माथे पे डायग्नोस टेप दिया, ठीक है भाई तुम एडीएचडी हो गए, तुम ऑटिज्म हो गए। जैसे एक बंदी है, एक लड़की है मेरे पास आती है, वो आई थी मेरे पास एडीएचडी का डायग्नोस लेके। एडीएचडी का डायग्नोस फोर्टिस हॉस्पिटल से हुआ है, ठीक है। वो पहले दिन मेरे पास आई, मैंने बोला तुम्हें एडीएचडी नहीं है, ठीक है। बोलते नहीं सर मुझे है। मैंने तुमसे ज्यादा तो मुझे है भाई, मैं एक जगह में फिजिटिंग करता रहता हूँ, तो मैं खुद को नहीं मानता हूँ एडीएचडी। तो एडीएचडी क्या है? देखो वो बंदी
एक एक बुक, एक एक नॉवल एक एक दिन में खत्म करती है, ठीक है। वो जो उसका एग्जाम का मैटर है वो ज्यादा अच्छे से नहीं पढ़ पाते, उसमें उसका ध्यान उधर इधर हो जाता है। लेकिन जो नॉवेल्स है, नॉवल वो एक दिन में पूरी नॉवल पढ़ लेती है, ठीक है। वो ट्रेन में जर्नी करते हैं, फ्लाइट में जर्नी करते हैं, वो एक एक नॉवल पूरी खत्म कर लेती है, ठीक है। तो यहाँ सो ये प्रॉब्लम तो किसमें है? नॉर्मल हुआ ना। एग्जैक्टली, तो प्रॉब्लम इंटरेस्ट में है ना। सर उसका लेकिन एरिया वो ऑफ इंटरेस्ट है वो। यस सर। एग्जैक्टली, तो वो बंदी कुछ प्रोग्राम्स ऐसे करते हैं जहां पे उसको लगभग 2-3 हजार लोगों के बीच में भाषण देना होता है। मतलब वो करती है ना, प्रोग्राम्स कंडक्ट करती है, ठीक है। वहां वो बहुत क्लियरली बोल देते हैं, वहां सब कुछ वो कर देती है। लेकिन फिर क्या होता है, वो चीजें बोलते हैं कि जैसे मैं बीच में ना कन्वर्सेशन के बीच में इंटरेस्ट लूज करते हूँ, मेरे को याद नहीं रहता है चीजें, ठीक है। तो मैंने उसके साथ में एक 40 मिनट बात की, 40 मिनट में वो एक एक वर्ड उसको याद रहा, ठीक है, क्योंकि इसमें उसका इंटरेस्ट था, ठीक है। तो उसको इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए उन चीजों पे वो कंसंट्रेट नहीं कर पाती है, और उसके बेस पे उसको कहीं पे उसको एडीएचडी का डायग्नोस बना दिया। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ना अनफेयर प्रैक्टिसेस है जो हम फेस कर रहे हैं, कि जहाँ पे हम इवन की क्लिनिक के बाहर और क्लिनिक के अंदर दोनों जगह पे ये सब चीजें बहुत कॉमनली देखते हैं कि कहीं भी कोई डायग्नोस चेप देते हैं, ठीक है। यस सर। एनीथिंग एल्स? सर एक बात प्लीज मेंशन कर देंगे, पास्ट हिस्ट्री में मतलब बेसिकली हमें क्या क्या लिखना है? पास्ट हिस्ट्री में हमें अगर पेशेंट को इन सिम्टम्स, जो जिन सिम्टम्स को लेके वो आपके पास आया, इसके अलावा पास्ट में कोई साइकेट्रिक प्रॉब्लम रही है तो, या कोई भी साइकेट्रिक सिम्टोमेटोलॉजी रही है तो वो मेंशन करना है, ठीक है। Yes, sir. Okay. So can we end it here? Any more question? Sir, I have a. हाँ, कौन है? सर माई सेल्फ लाइबा सर, वो अटेंडेंस के रिगार्डिंग है कि सर व्हेन यू टेक द अटेंडेंस माय इंटरनेट कनेक्शन इज ब्रोक बिटवीन इट, तो क्या आप मेरे अटेंडेंस मार्क कर देंगे? ठीक है, कर दी। यस सर, लाइबा नूर। यस महरीन। सर मेरा ये लाइबा नूर दो है सर, एक लाइबा नाज है और सर मैं लाइबा नूर। ओके, वेट सर मेरे सर नेगेटिव हिस्ट्री थोड़ा क्लियर नहीं हुआ। ओके, मेरे अब माइक सब बंद करो, मैं नेगेटिव हिस्ट्री एक बार बता दूंगा, ठीक है। नेगेटिव हिस्ट्री में वी हैव टू जस्ट रूल आउट अदर पॉसिबल डायग्नोसिस। जितने भी हम साइकेट्रिक डायग्नोसिस बनाते हैं उसमें हमेशा एक पॉसिबिलिटी रहती है कि ये सारी चीजें जो हो सकती है, ये हो सकती है ऑर्गेनिस्टी के कारण। अगर ब्रेन को कोई प्रॉब्लम, मतलब वो डैमेज हुआ, उसके कारण वो सारे सिम्टम्स आ सकते हैं, तो हमें वो रोल आउट करना है। पॉसिबल साइकोएक्टिव सब्सटेंस अगर हम यूज करें, अगर कोई नशे वाली चीज यूज करेंगे उससे भी हो सकता है, तो हमें वो रूल आउट करना है। और कोई भी सिम्टम्स ऐसा जो पेशेंट में था लेकिन वो डायग्नोस में इंक्लूड नहीं हुआ, वो किसी और डायग्नोस की तरह इंडिकेट करता है, तो हमें वो डायग्नोसिस भी रूल आउट करना पड़ता है। दैट इज व्हाट नेगेटिव हिस्ट्री, ठीक है। ठीक है, किसने पूछा था? महरीन। मेरा भी एक सवाल है। यस, कशिफ। सर आपने प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स की बात की, तो उसमें आपने बायोलॉजिकल रीजंस के बारे में बात की। तो अभी कोई पेशेंट है कि लाइक उसका पीसीओडीज का केस है, लाइक शी इज अ फीमेल और शी गॉट पीसीओडीज, तो क्या उसके लिए वो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स हैं क्योंकि वो हार्मोनल चेंजेस हैं, बायोलॉजिकल चेंजेस हैं? डेफिनेटली हो सकता है। देखो, अगर वो उसके लिए इतना सिग्निफिकेंटली डिस्ट्रेसिंग है तो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। पीसीओडी, देखो पीसीओडी में ना एक चीज और है, पीसीओडी डबल साइडेड स्वॉर्ड है। उसमें दैट इज पीसीओडी यूजुअली प्रेसिपिटेट होता है एंजाइटी की और स्ट्रेस के कारण, ठीक है। तो वो भी प्रेसिपिटेट हो रहा है एंजाइटी के कारण, और उसकी वजह से भी एंजाइटी हो सकती है। तो दोनों तरफ वो लेन देन रखते हैं, ठीक और है। यही चीज अगर किसी मेनोपॉजल लेडी के लिए हो, लाइक मतलब उससे पूरा क्वेश्चन क्या है?
मेरा कहना है कि मान लिया कि जो लेडी है लाइक अराउंड द एज ऑफ 50 जिसमें मेनोपॉज हो चुका है, तो उसके लिए क्या उतना हार्मोनल चेंजेस, क्योंकि उसमें तो लाइक जो मेंस्ट्रुअल देखो साइकिल है मेनोपॉज जो फेज होता है वो भी डिस्ट्रेसिंग होता है कुछ फीमेल्स के लिए। टू रीजन से, एक मतलब इट इज लाइक न्यूरोकेमिकल चेंजेस होते हैं, जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, एक वो। दूसरा चीज क्या होता है कि बहुत सारी लेडीज को मैंने देखा है कि वो इस समय के आसपास ना उनका इमोशनल स्टेट इम्बैलेंस हो जाता है, क्योंकि जैसे रिटायरमेंट एक एज होती है, जैसे होता है कि एक रिटायरमेंट भी एक ह्यूज सिग्निफिकेंट इवेंट होता है किसी के, वैसे मेनोपॉज भी होता है कि एक सिग्निफिकेंट इवेंट होता है। उस समय पे मैंने देखा बहुत सारी लेडी दे फील एंशियस, they feel low, they feel depressed because of environmental, I mean emotional factors, and also because of biological factors. ओके, शुक्रिया। ठीक है, जी शुक्रिया। यस दीपक। हेलो सर, गुड आफ्टरनून सर। अटेंडेंस गुड के आफ्टरनून। रिगार्डिंग लग गई सबकी अटेंडेंस। मतलब उसमें जितना हेलो आपने सर। बोला था, तो उस टाइम पे मतलब मैंने अटेंडेंस के लिए प्रेजेंट नहीं बोला हुआ था दिस रिगार्डिंग। कोई नहीं, वो लग गया, ठीक है। सर मेरा भी। हेलो सर। अंकिता है। सर आई हैव अ क्वेश्चन। मैंने फर्स्ट ईयर का एग्जाम नहीं दिया है पर सेकंड ईयर की क्लासेस अटेंड कर रही हूँ। अंकिता आपका क्वेश्चन आधा चला गया। सर मैंने फर्स्ट ईयर का एग्जाम अभी तक नहीं दिया है पर मैं सेकंड ईयर की क्लासेस कर रही हूँ, तो ये क्या मैं कर सकती हूँ क्लासेस? अटेंडेंस लगेगी मेरी? मैं तो सबको अलाउ कर रहा हूँ क्लास में, क्योंकि मुझे नहीं पता, जो आपने मुझसे सवाल पूछा मुझे इसके बारे में पता ही नहीं कि कौन अलाउ वो है, इसका कौन मतलब अलाउ है कौन नहीं है। आप सब लोग वो कर सकते हो, और मैं आपके सब पे प्रैक्टिकल फाइल पे साइन करूंगा जिनके मेरे पास अटेंडेंस आती है। ओके सर, तो मेरा आप तो लगा मेरे लिए दीजिए आप प्लीज। लोग, हाँ मेरे लिए ठीक है, सबकी जो क्लास अटेंड किया उन सबकी लग गई, ठीक है। सर आप एक बार नाम अनाउंस कर देंगे? सॉरी, यस सर। एक बार नहीं आप नेम अनाउंस कर देंगे? सोफिया देयर आर 62 स्टूडेंट। मैं सबके नाम का अनाउंस नहीं करूंगा ना, मेरे पास सबके वो अटेंडेंस है, अच्छा ओके सर। ठीक है। सर एक क्वेश्चन है। हाँ सर अटेंडेंस से ही रिगार्डिंग है। एक्चुअली मेरा ना सेंटर चेंज हुआ है सर, तो मेरा ना लिस्ट में नाम नहीं है, लेकिन कोई नहीं, मेरा आप वो दे रहे हो, अगर आपका सेंटर जामिया है, जी अगर जामिया आपका सेंटर है और आप यहाँ पे अटेंड कर रहे हो, मैंने बोला जितने लोग मेरे पास अटेंड कर रहे हैं मैं उन सबका अवार्ड लिस्ट बनाऊंगा, मैं उन सबके प्रैक्टिकल पे साइन करूंगा। ओके सर, थैंक यू। ओके सर। ठीक है, ओके। सर ये रोर्शा का जो रोर्शा का बोल रहे थे कि उसका नहीं आप क्लास ले पाएंगे, तो हम वो कैसे करेंगे सर? वो आप लोग ने इंटर्नशिप पे नहीं किया हो? सर इंटर्नशिप में तो मैंने हॉस्पिटल में किया था, तो वहाँ पे तो रोर्शा का ऐसे दिखाया नहीं हम लोग को। कोई वो कर लीजिए उसका ना, एक क्या बोलते हैं उसको, वर्कशॉप अटेंड कर लीजिए कहीं पे, क्योंकि नहीं पॉसिबल हो पाएगा छवि ऐसे ना। एग्जैक्टली हाँ। वो बहुत लंबा है और ऐसे पॉसिबल हो भी नहीं पाएगा। सर तो ये वर्कशॉप्स मतलब कैसे पता चलेगा कहाँ हो रही है एंड हाउ? अगर आप लोग एक ग्रुप बनाएंगे, आई कैन कंडक्ट ए वर्कशॉप, मैं अपने सेंटर से कंडक्ट करवाऊंगा, खुद तो नहीं करूंगा, मतलब करवाऊंगा, लेकिन उसके लिए मुझे एक ग्रुप चाहिए आप लोगों का। सर दैट वुड बी ग्रेट। हाँ सर, ये बहुत अच्छा होगा। तो आप वो कर रहे थे, मे बी हम 1-2 दिन का वर्कशॉप वो करवाएंगे। ठीक है सर, आई टेक अप द इनिशिएटिव, मैं ग्रुप पे आपको बता दूंगी। थैंक्स। आप मुझे बता दीजिए, ठीक है। एक्सक्यूज मी यस सर। अरीबा। सर एक्चुअली एक कंफ्यूजन थी बस मुझे कि ये जो अभी प्रैक्टिकल हमारी है 5 प्रैक्टिकल्स टोटल है, ये फाइल एक ही फाइल पे बने हैं या 5 सेपरेट फाइल्स बनेंगी? एक पे बनेगी। ओके ओके, थैंक यू सो मच सर। इरम। सर क्या आपने मेरी अटेंडेंस मार्क करी थी? हाँ सब ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच सर। सर मेरी भी कर दीजिएगा प्लीज, थोड़ा सा लेट था। सबकी कर दी मैंने, जितने भी लोग अभी इस समय पे क्लास में हैं सबकी कर दी मैंने, ठीक है। अब अटेंडेंस के बारे में जो पूछेगा उसका नाम काट लूंगा मैं। ओके सर। ठीक है सर मेरा एक डाउट था। सर ट्रॉमा एंड स्ट्रेस में क्या डिफरेंस है?
सवाल पे ही हंसी आ रही है मुझे। ट्रॉमा और किसमें? स्ट्रेस। ये स्ट्रेस तो नॉर्मल है, तो स्ट्रेस जो होता है दैट इज नॉर्मल फिनोमेना, मतलब नॉर्मल सर इसको रेस्पॉन्स। डिफरेंशिएट कैसे करे, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। अगर किसी के सर पे आप हाथ रख दो और किसी को पत्थर मार दो सर पे, कितना क्या डिफरेंस है? बहुत ज्यादा सर। इतना ही डिफरेंस है स्ट्रेस और इसमें, ठीक है? तो सर पत्थर मारना स्ट्रेस हुआ। नहीं सर, तो पत्थर मारना क्या बोलता है, ट्रॉमा हो गया, और स्ट्रेस हाथ रखना है सर पर। हाथ रखना होगा। सीरियसली तो तुम्हें ये भी फिर पूछना उससे था? रिलेटेड फिर सर फिर मतलब फिर तो ओवर थिंकिंग भी उसी में आ रहा है या नहीं आ रहा? किस में? मतलब स्ट्रेस में ही सर, स्ट्रेस में भी सोचते रहते हैं, ओवर थिंक में भी सोचते रहते हैं, देखो पहली चीज ये ट्रॉमा है में भी कि सोचते देखो रहते हैं। देखो सूफिया, एक बात बताओ, साइकिल और केले में क्या फर्क है? सर केला खाने वाला होता है और साइकिल चलाने वाली होती है। मतलब मुझे लगता है कि आपका जवाब ये होना चाहिए था कि सर इनका कंपैरिजन क्यों करना है ना? हर चीज को कंपेयर नहीं कर सकते ना। कितना अमेजिंग सजाया तुमने इस रूम को। अच्छा सर ठीक है। सोफिया ने रूम अपना सजाया है, तारीफ सुन रहे हैं, ठीक है? आगे सर और कौन है? सर यस, ये जो क्लासेस हो रही हैं तो इसका जो वाइवा होगा, एग्जाम होगा, वो किस सेशन में होगा? मतलब अभी दिसंबर 2023 के एग्जाम सेशन में होगा या फिर जून के उसमें होगा? क्या मुझे सच में नहीं पता है, इतना टेक्निकल चीज है ना, मुझे इग्नो के बारे में नहीं पता सर है। क्योंकि जो जो दिसंबर 2023 का जो सेशन होना है एग्जाम का, उसका जो फॉर्म आया था सितंबर में सर, मैंने उसमें फिल किया था, बट वो क्लासेस तो जब से नहीं हो रही थी, वो डिले हो रही नहीं, थी। ये यही है वो, आप ये इसी में जिसने यही है ना फॉर्म सर? भरा है इसी में, हाँ इसी में कर दीजिए। हाँ ओके सर, ओके थैंक ठीक है लता? सर ये जो आपने टाइम वाला बताया था ना, ATPDS वाला, वो मेरा थोड़ा मिस हो गया है। टाइम आप उसमें ये रिपीट कर होता है कि देंगे? अगर अगर इवेंट के बीच में और सिम्टम्स शुरू होने के बीच में 3 महीने से कम का टाइम होना चाहिए, 3 महीने से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। नहीं सर, वो वाला नहीं जो आप बता रहे थे, जो इंक्रीज होता है जैसे 48 आवर्स वाला, 12 आवर्स वाला या 2 वीक्स वाला, नहीं, वो वो वाला। तो वो ऑनसेट ऑफ इलनेस है। ऑनसेट ऑफ हाँ जी, हाँ इलनेस में जी। एब्रप्ट ऑनसेट होता है अगर 48 आवर्स में शुरू हो जाता है। एक्यूट होता है अगर विद इन 2 वीक्स, सॉरी 2 वीक्स टू 2 12 मंथ्स आवर्स। होता है अगर 2 मंथ्स टू 6 मंथ्स में सब एक्यूट है, इंसिडेंस होता है, और अप टू 2 इयर्स इंसिडेंस होता है, एंड अबव 2 इयर्स क्रॉनिक होता है। ठीक है? ओके हसन एक बार ये मैसेज डाल देना ग्रुप में। श्योर सर। यस निहारिका? सर मेरा एक सवाल है। सर जो इश्केमिक स्ट्रोक की वजह से या हेमरेजिक स्ट्रोक की वजह से जो लैक्यूनर इन्फारेक्स या मल्टीपल इन्फारेक्स ऐसे पेशेंट के ब्रेन में हो जाते हैं, तो क्या वो अपने आप में लीड करेंगे प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स लाइक दे विल एग्रीवेट द कंडीशन और नॉट? देखो वो तो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर नहीं, वो तो रीजंस हैं। जैसे मैंने बताया ना अभी, जो मैं नेगेटिव हिस्ट्री में बताया था, अगर ब्रेन ऑर्गेनिसिटी है, ब्रेन ऑर्गेनिसिटी इन इटसेल्फ डेवलप्स सिम्टम्स। ओके, तो ब्रेन ऑर्गेनिसिटी में तो अपने आप में सिम्टम्स आते हैं, वो कॉज हो जाएगा। कॉज हो जाता है। लाइक इफ द कंडीशन पहले से पेशेंट को चल रही है, चाहे वो ADHD हो या OCD वगैरह, तो नहीं वो उसमें फिर वो देखो, उनको अगर रिसर्च बेस्ड पे, वो तो मीडिएशनल फैक्टर्स बोलते हैं कि उनसे बढ़ गए वो तो मीडिएशनल फैक्टर। मैं उस तब की बात करें, जैसे बहुत सारे लोगों को जब स्ट्रोक होता है तो ब्रेन में क्लॉटिंग या कुछ होता है, तो उसकी वजह से कुछ साइकेट्रिक सिम्टम्स उनको आते हैं, जिनको हम या ना ऑर्गेनिसिटी के कारण जो आते हैं, वो तो फिर वो कारण होता है, वो तो ऑर्गेनिसिटी के सिम्टम्स होते हैं। जैसे ऑर्गेनिक डिप्रेशन होता है, ऑर्गेनिक साइकोसिस होता है। ऑर्गेनिक साइकोसिस और ऑर्गेनिक डिप्रेशन जो होता है कि ब्रेन में कहीं पे डैमेज हुआ है और जिसके कारण में सिम्टम्स आए, और उनका प्रोग्नोसिस बहुत पुअर होता है। ओके, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि परपेचुएटिंग फैक्टर्स जैसे काइंड ऑफ। और ये मैंने जैसे बता नहीं, जो ऑर्गेनिसिटी के कारण सिम्टम्स आते हैं, उनके वो जो मतलब बहुत पुअर होते हैं, उनके जो प्रोग्नोसिस बहुत पुअर होता है। ओके, तो जैसे मेरे पास जैसे एक पेशेंट आता है, उसको बाइपोलर डिसऑर्डर हुआ, उससे पहले उसको ब्रेन हेमरेज हुआ,
उसके बाद उसको बाइपोलर डिसऑर्डर हुआ, ठीक है। तो वो ऑर्गेनिक बाइपोलर डिसऑर्डर बोलते हैं उसको। मतलब दैट मीन कि उसका लीड टर्म कर रही है चीजें। एग्जैक्टली उसका टर्म ही अलग है, बाइपोलर ऑर्गेनिक बाइपोलर डिसऑर्डर, ऑर्गेनिक साइकोसिस, ऑर्गेनिक सिजोफ्रेनिया, ऑर्गेनिक डिप्रेशन, तो अलग ही होता है। ओके, मतलब लाइक हम ऐसे बोल सकते हैं कि साइकिक टेंशन लीड डिमेंशिया या इस तरह की चीजें, कि वो चीज किसी दूसरी वजह से लीड कर रही है। नहीं देखो, वो तो क्या होता है ना, देखो क्या, अगर मान लीजिए किसी को सर में चोट लगी, ठीक है, ऑर्गेनिस्ट्री नहीं है और उसके बाद उसको एंजाइटी अटैक्स आते हैं, ठीक है, तो वो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर हो गया, ठीक है, क्योंकि वो डिप्रेशन का हम डायग्नोसिस बनाएगा और उसको प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर। अब अगर उसको ब्रेन में चोट आई है, ठीक है, और उसके कारण डिप्रेशन हुआ, तो हम तो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो हम डायग्नोसिस में डाल रहे हैं ना, हम ऑर्गेनिक डिप्रेशन डायग्नोस बना रहे हैं, तो वो तो अपने आप आ गया कि भाई चोट लगी दिमाग में इसलिए डिप्रेशन हो गया, वो ट्रॉमा की वजह से, लाइक कुछ चोट लगी। तो उसको तो बिल्कुल हम जब हमने, जैसे आप जब डिप्रेशन सुनेंगे और ऑर्गेनिक डिप्रेशन सुनेंगे तो क्या समझेंगे आप डिफरेंस? ऑर्गेनिक डिप्रेशन में आप ये समझेंगे कि अच्छा मतलब ब्रेन में चोट लगी है इस वजह से डिप्रेशन हुआ, चेंजेस के ट्रॉमा कोई इस वजह से। एग्जैक्टली, तो उसमें तो फिर हमें एस्टेब्लिश करने की जरूरत ही नहीं है कि ये उसका रीजन हाँ, एग्जैक्टली, हाँ, ठीक है। चलो, आई विल जस्ट टेक लास्ट 2 क्वेरीज। सर अभी ये पूरा नहीं हुआ ना, अभी तो कुछ रहता है ना इसमें? नहीं, कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो थॉट स्पीच वगैरह था, वो मैनेजमेंट, वो सब नहीं करना? वो हम उसमें करेंगे ना एमएससी में, नेक्स्ट वीक एमएससी पढ़ेंगे। आप पढ़ के आना सब लोग एमएससी। ओके सर, ओके ठीक है, तभी हम जल्दी कर पाएंगे। ठीक है सर। ओके, विशाल आप कुछ बोल रहे हैं? सर ये फर्क नहीं पड़ता कि कोई कौन सा साइकोलॉजी कर रहा है, आप इंटर्नशिप तो देते ही हैं। आप एक बार बता सकते हैं कि ये जैसे ऑफलाइन आप करवाते हो तो टाइमिंग क्या रहता है उसका, ताकि मैं फ्रेंड्स को सजेस्ट कर दूं। हम जो बैचेस कंडक्ट करते हैं, हम यूजुअली जो हमारे वो चलते हैं, सेशन चलते हैं, वो चलते हैं 1 to 5 के बीच में हम सेशन देते हैं। 2 सेशन, एक साइकियाट्रिस्ट देता है, एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट देता है, और ये जो 1 to 5 के बीच में हम सेम उसी टाइम पे ऑनलाइन भी चला लेते हैं वो बैचेस। मतलब वही जो क्लासेस हैं जो ऑफलाइन होते हैं, उसी समय हम जो कैमरा ऑन करके वो सेम क्लासेस ऑफलाइन के ऑनलाइन दोनों के लिए होते हैं। क्योंकि हमको 240 आवर्स का चाहिए होगा ना इसमें, तो शायद हो जाता है, वो कंप्लीट हो जाता है। देखो जो आवर्स का बेसिस है ना, आवर्स डिपेंड करते हैं सर्टिफिकेट जो आपको वहां से मिलेगा, ठीक है। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल हम हॉस्पिटल जाते हैं, हमारा ड्यूटी आवर्स 8 घंटे का होता है, लेकिन हम एक्चुअल में तो ओपीडी 2 घंटे की करते हैं, 3 घंटे की करते हैं, है ना। तो हम आपको मतलब जो हमारे बैच, जैसे हम यहाँ पे जितने भी लोग इंटर्नशिप करते हैं हमारे साथ, तो हम उनको जो काम देते हैं वो भी आवर्स में इंक्लूड होता है। जैसे हम आपको देंगे, जाओ आज आप ये हिस्ट्री लिख के लाना, इस पे केस वर्कअप करके लाना, इस पे, तो वो सब आवर्स में कनेक्ट होता है। तो एट द एंड ऑफ द मंथ आपको 240 आवर्स का सर्टिफिकेट मिल ही जाता है। ओके, थैंक यू। सर मेरा एक क्वेश्चन था सर, आफ्टर 6 कोई क्लास होती है इंटर्नशिप के लिए? आफ्टर 6 आफ्टर 6 नहीं होते हैं हमारे पास अभी, लेकिन हाँ देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ, मैंने पिछली बार भी बोला था बैच में, अगर आप लोगों को चाहिए ऐसा कि जैसे आप लोग आफ्टर 6 चाहते हो क्लास, उसके लिए आप लोग ग्रुप बना दीजिए। अगर आप लोगों का 10 लोगों का ग्रुप बनेगा, हम आप लोगों का, या 8 से 10 लोगों का ग्रुप बनेगा, हम उसके लिए मैं अलग से बैच चलाने के लिए तैयार हूँ। सर एक्चुअली में क्या है, काफी लोग वर्किंग है तो उनकी शिफ्ट टाइमिंग अलग हो जाती है। और नहीं, मैं वही बता रहा हूँ कि जहाँ पे भी प्रॉब्लम्स है, देखो मैं इतना एड्रेस कर सकता है, प्लीज जस्ट शट ऑफ योर माइक। विशाल, जहाँ पे भी बैचेस का दिक्कत है ना, मैं इतना कर सकता हूँ कि आई कैन जस्ट कंडक्ट, आई कैन आस्क, बिकॉज आई हैव द मेन पावर ना, मेरे पास सीटीज है, तो मैं उसके हिसाब से क्लासेस वो अटेंड करता, लेकिन उसके लिए मुझे पूरा बैच चाहिए। हम 1 के लिए या 2 के लिए नहीं कर सकते हैं। एक बार सर ग्रुप में डिस्कस कर लेंगे, अगर होता है तो हम आप लोग कर लीजिए, एक बैच बना लीजिएगा, हम उसके हिसाब से मैं वो करूंगा। इवन की आई वाज जस्ट थिंकिंग कि वीकेंड वाली वो करूंगा, लेकिन उसमें संडे को वी डोंट वर्क। हम सैटरडे के लिए कर सकते हैं, संडे को वी डोंट वर्क। एक्सक्यूज मी सर, आपके सेंटर में कल से भी तो इंटर्नशिप शुरू है ना? हाँ, 12 तारीख से एक बैच हमारा शुरू हो रहा है। तो टाइमिंग क्या रहेगा? 1 से 5।
ओके सर, थैंक यू। है ना। और बाकी मुझे लगता है इस ग्रुप में बहुत सारे लोगों ने शायद की भी है इंटर्नशिप में हमारे सेंटर से, तो उनसे आप वो देख पूछ लीजिएगा कैसे ग्रुप, है ना। तो उनसे ओके पूछ सर। लीजिएगा कैसे टाइमिंग्स वगैरह रहता है, क्या है, वो आपको फीडबैक दे सकते हैं। ओके सर। ठीक है, सर अब चलो हमें देन। हाँ, 4 लिखने हैं या 5 लिखने हैं? प्रैक्टिकल जी। जितने में करवाऊंगा उतने लिखने हैं, हम देखते हैं ना हम कितने कर पाएंगे। कि मैंने बताया ना, मैंने वो कोऑर्डिनेटर से रिक्वेस्ट भी डाली है कि क्लासेस को बढ़ाया जाए, अगर वो बढ़ा देंगे तो हम 5 के 5 करेंगे। ओके सर। सर एक चीज और पूछनी थी। हाँ सर एक्चुअली मेरा ना एक सब्जेक्ट में री आ रखा है लास्ट ईयर का, तो उसकी मेरे को कोई प्रैक्टिकल फाइल वगैरह मैं ऑलरेडी सबमिट कर चुका हूँ, दोबारा बनाने की तो जरूरत नहीं है ऐसा, या फिर वो दोबारा बनानी पड़ेगी? नहीं पता मुझे ना, यूजुअली ये एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें नहीं पता होती हैं। ये वहाँ पे ना स्टडी सेंटर में शमीम साहब है, उनसे पूछ लीजिएगा, वो हेल्प करेंगे आपको। श्योर सर, ऑलराइट। ठीक है, ओके, टेक केयर, चलो सी यू नेक्स्ट वीक। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। धन्यवाद सर। सेशन एंड हो गया क्या?